अध्याय 101। छोटा कोई राजकुमार। अपने कमरे में लौटते ही निंगशी को अचानक याद आया कि वह एक बहुत ही जरूरी बात भूल गई थी। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि कल रात उस वीडियो को जारी करने के बाद क्या हुआ था। ये सब जियांग मुये की गलती थी। जब से वह देश लौटा था वह लगातार नखरे दिखा रहा था और उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। निंगशी ने अपना कंप्यूटर खोला और जल्दी से वह जानकारी खोजी जिसकी उसे तलाश थी। वह वीडियो जिसमें जिया किंग 33 बार सीन में असफल रही थी, पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ था। कमेंट सेक्शन में डांट फटकार भरी हुई थी, जबकि निंगशी की आश्चर्यजनक रूप से अच्छी एक्टिंग को सकारात्मक टिप्पणियां मिली थीं। इसके बाद सभी को शक होने लगा कि वह पोस्ट जिसमें दावा किया गया था कि निंगशी सेट पर सो रही थी, झूठा था। इसके तुरंत बाद एक कई गुमनाम लोगों ने खुलासा किया कि जिया किंग ने अपनी निजी दुश्मनी को भुनाने के लिए फिल्मांकन का बहाना बनाया था। उसने एक सीन की शूटिंग के दौरान निंगशी को बुरी तरह थप्पड़ मारा था, यहाँ तक कि उसकी असिस्टेंट को भी थप्पड़ मारा था और वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करके क्रू मेंबर्स को परेशान करती थी, वगैरह वगैरह। अंत तक सभी कलाकार और प्रोडक्शन क्रू के सदस्य जो जिया किंग को पसंद नहीं करते थे, नफरत फैलाते रहे। पर्दे के पीछे उन्होंने जो कुछ भी किया था उसे उजागर करते रहे और जिया किंग के प्रशंसकों के मन में बनी उनकी झूठी छवि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मेकअप आर्टिस्ट एमी। मुझे शुरू में निंगशी से नफरत थी क्योंकि जिया किंग निंगशी के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करती रहती थी और ऐसा करते हुए हम क्रू मेंबर्स को भी फंसा लेती थी। उदाहरण के लिए निंगशी को इंतजार कराने के लिए वह उसके मेकअप में खामियां निकालती रहती थी और बार बार मुझसे ही मेकअप दोबारा करवाने के लिए कहती थी। उस समय मुझे लगा कि निंगशी ने मुझे घसीटा है, इसलिए मैं लंबे समय तक उससे नफरत करती रही। दरअसल इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता है कि ऐसा कहने पर कोई मुझसे पंगा ले लेगा, लेकिन जब तक मैं ये बात कह नहीं दूंगा मेरी अंतरात्मा शांत नहीं होगी। उस दिन जब जियांग मुये के प्रशंसक सेट पर हंगामा करने आए थे, अगर निंगशी ने अपने हाथ से मेरे लिए पत्थर न रोका होता तो मेरे चेहरे पर जख्म हो जाता। एरन बॉय जियाओली, बेबाक और मुहफिट, बिल्कुल पागल ईर्ष्यालु। जिया किंग सेट पर एक घातक ट्यूमर है। वह घमंड से पेश आती है और अपनी धाक जमाती है। वह लगभग हर दिन देर से आती है और बिना कुछ कहे जल्दी निकल जाती है। वह नाक ऊंची करके लोगों को आदेश भी देती है। हम कर्मचारियों को बिल्कुल भी इंसान नहीं मानती। एक ही दिन में मुझे सिर्फ उसके लिए दर्जनों बार इधर उधर भागना पड़ता है। क्या वह सचमुच मुझे अपने परिवार का नौकर समझती है? निंगशी की बात करें तो हालांकि वह आमतौर पर खुद में ही रहती है और थोड़ी दूर दूर रहती है, फिर भी वह हम कर्मचारियों के साथ हमेशा विनम्रता से पेश आती है। हर बार जब हम फिल्मांकन पूरा करते हैं तो वह सभी का धन्यवाद करती है। यहाँ तक कि जब हम उसके प्रति पक्षपाती होते थे और उसे कोई जवाब नहीं देते थे तब भी वह हर बार ऐसा करती रहती थी। निर्देशक के सहायक शब्द तो सस्ते होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक उचित शब्द कहना चाहूंगा। फिल्मांकन के पहले दिन ही लोगों ने निंगशी को चीजें भेजी। आमतौर पर मैं निंगशी को किसी पुरुष के साथ फ्लर्ट करते नहीं देखता। एक खूबसूरत महिला के कुछ प्रशंसक होना सामान्य बात है। मैंने नहीं सोचा था कि खबर को इतना तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। कैमरामैन निंगशी के पेशेवर कौशल की आलोचना करने लायक कुछ भी नहीं है। उसे कैमरे की अच्छी समझ है और वह खुद ही सही पोजीशन में आ जाती है। आमतौर पर जब तक कोई और गलती न कर दे वह एक ही टेक में पास हो जाती है। इसलिए जब भी मैं उसे फिल्माता हूँ मैं सबसे ज्यादा निश्चिंत रहता हूँ। जहाँ तक जिया किंग की बात है, वह शायद किसी भी कैमरामैन के लिए सबसे बुरा सपना है। उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी ज्यादा करवा ली है और उसकी नाक का आकार अजीब है। हालांकि वह इसके लिए मेरे कमजोर कौशल को जिम्मेदार ठहराती रही। क्या मुझे उन शॉट्स में तुम्हें अकेले फिल्माना चाहिए? निर्देशक गुओ किशिंग। निंगशी के पिछले दरवाजे से घुसने की ऑनलाइन चर्चा पूरी तरह बकवास है। यह न केवल निंगशी का अपमान है बल्कि हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम का भी अपमान है। मैं सोच रहा था कि निंगशी का अभिनय दिखाने के लिए हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू होने तक इंतजार करूं ताकि सभी को सच्चाई पता चल सके, लेकिन अब जब बात यहां तक पहुंच गई है और हमारी फिल्मांकन की प्रगति पर असर पड़ रहा है तो मैं अब कुछ दिलचस्प झलकियां दिखाने जा रहा हूं। आप सभी खुद देख लीजिए। वीडियो निर्माता वांग ताहे सब बोल चुके हैं, तो अब मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोग कह रहे हैं कि निंगशी के प्रायोजक की वजह से हमें अचानक $5 अरब का और निवेश मिल गया। इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए मैंने हमारे निवेशक से अनुमति मांगी है और अब उसकी पहचान उजागर कर रहा हूं। एट लिटिल कॉर्पोरेंस। निंगशी को उम्मीद थी कि क्रू के कई लोग जिया किंग के प्रति अब धैर्य की आखिरी किरण तक पहुंच चुके होंगे। एक भी व्यक्ति बोलता तो बाकी लोग भी बोल पड़ते। उसने सोचा भी नहीं था कि वे उसकी तारीफ करेंगे और जिया किंग की आलोचना करेंगे। यह एक अप्रत्याशित इनाम था। आखिरकार अपनी मेहनत को पहचान मिलना अच्छा लगा। वांग ताये के ट्वीट ने उन्हें उत्सुक कर दिया। उन्होंने तुरंत एट लिटिल कॉर्पोरेंस आईडी वाला वीबो खोला और देखा कि वह निवेशक कौन था। अध्याय 102। एक मालकिन जो अमीर उत्तराधिकारी का वेश धारण करती है। एक क्षण बाद निंगशी अवाक रह गई। एट लिटिल कॉर्पोरेंस को वेबो पर इस रूप में सत्यापित किया गया है। गोल्डन एज एंटरटेनमेंट के कार्यवाहक सीईओ लू जिंगली। आप एक बड़ी मनोरंजन कंपनी के बॉस हैं। आपकी पहचान इतनी घटिया क्यों है? ऐसा लगता है जैसे आप अभी भी मिडिल स्कूल में हैं। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि आखिरी समय में शामिल होने वाला निवेशक असल में लू जिंगली था। यह उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन फिर भी उचित था। आखिरकार देश लौटने के बाद जियांग मुये की यह पहली बड़ी फिल्म थी।
ये स्वाभाविक ही था कि गोल्डन एज इसे समर्थन देने के लिए काफी मेहनत करेगा। हालांकि गोल्डन एज ने मात्र दूसरे पुरुष मुख्य भूमिका के लिए 50 मिलियन खर्च करके उद्योग की सबसे अमीर कंपनी होने की अपनी प्रतिष्ठा को वास्तव में बरकरार रखा। वांग ताइये के वीबो पोस्ट से सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। निंग शी की प्रतिष्ठा पर लगे दाग तो पूरी तरह धुल गए, लेकिन जिया किंग अब एक घमंडी, नीच और घटिया अभिनेत्री की छवि से बंध गई। दुर्भाग्य से हालांकि ज्यादा चौकस लोग पहले ही समझ चुके थे कि निंग शी के घोटाले के पीछे जिया किंग ही जिम्मेदार थी, फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह निंग शी की भविष्यवाणियों के अनुरूप ही था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे चलकर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली घटना घटेगी। कल देर रात जिया किंग के मैनेजर हान यंग ने वेबो पर पोस्ट किया था। हान यंग ने सीधे तौर पर खुलासा किया कि कैसे जिया किंग ने निंग शी को बदनाम करने के लिए उसके प्रशंसकों का इस्तेमाल किया था। उसने ये भी पूरी कहानी उगल दी कि कैसे जिया किंग ने खुद को जियांग मुये के प्रशंसकों में से एक बताकर एक दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल किया था ताकि उन्हें भड़काकर निंग शी पर हमला करवाया जा सके। हान यंग ने इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात बताई। जिया किंग वास्तव में एक अमीर उत्तराधिकारी के रूप में छद्मवेश धारण करने वाली एक रखेल थी। जिस अमीर पिता के बारे में अफवाह थी वह असल में उसका पिता नहीं था। असल में वह उसका शुगर डैडी था और उसकी पहले से ही एक पत्नी और बच्चे थे। हान यंग के वीबो पोस्ट में बेहद निंदनीय चैट रिकॉर्ड और निंदनीय खुलासे थे। जिया किंग चाहे जो भी कहने की कोशिश करे वह फिर भी इस बात से बच नहीं पाएगी। फिलहाल जिया किंग के लिए एक ही रास्ता बचा था, चुपचाप रिटायरमेंट ले लेना। जहां तक वापसी की बात है, अप्रत्याशित और उथल पुथल भरे मनोरंजन उद्योग में सेवानिवृत्ति से बाहर आने की उनकी संभावनाएं लगभग शून्य थीं। हान यंग ने अपने प्रबंधन के तहत एक मनोरंजनकर्ता के रहस्यों को उजागर करके अपने पेशे की नैतिकता का उल्लंघन किया था और एक प्रबंधक के रूप में उसका अपना करियर भी लगभग खत्म हो गया था। जिया किंग के साथ उसका ऐसा कौन सा संघर्ष था जिसने उसे उनके आपसी विनाश के लिए प्रेरित किया? यह एक रहस्य था। मामला तूल पकड़ने के बाद स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ने पोस्ट को डिलीट करने और इस अफवाह को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वे मामले को सुलझा नहीं पाए। इसके बजाय नेटिजन्स और भी ज्यादा नाराज हो गए। गुस्साई जनता को शांत करने के लिए स्टारलाइट ने एक बयान जारी करके नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, जिसमें कहा गया कि वे निंग शी को बदनाम करने में जिया किंग की भूमिका की गहन जांच शुरू करेंगे। कंपनी ने जिया किंग के शुगर बेबी होने के मामले को तो नहीं छुआ, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि वे आगे की जांच करेंगे। वे स्पष्ट रूप से जिया किंग को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसके विकास पर उन्होंने इतना पैसा खर्च किया था। निंग शी को आज कोई सीन शूट नहीं करना था, इसलिए उसने पहले घर पर आराम करने की योजना बनाई थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि कोई मदद नहीं कर सका। उसकी आराम करने की योजना रद्द हो गई। नाश्ता खत्म करते ही उसे एक फोन आया और उसे कंपनी जाना पड़ा। सम्मेलन कक्ष में निंग जुएलुओ, चांग ली और जिया किंग सभी उपस्थित थे। जनसंपर्क प्रमुख फेंग हाओयांग भी उपस्थित थे। जिया किंग का सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। जैसे ही उसने निंग शी को देखा वह झट से उठ खड़ी हुई। निंग शी, कुतिया, अब तुम्हें खुद पर गर्व है? बस रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। निंग शी बेबस होकर अपना कान खुजला रही थी। हर बार कमोबेश एक ही बात सुनाई दे रही थी। वह लगभग बहरी होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। चुप रहो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने काफी मुसीबत खड़ी कर दी है? फेंग हाओयांग ने अधीरता से डांटा। जिया किंग चाहे कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, अपने साथ हुए अन्याय को महसूस करते हुए चुपचाप बैठी रह सकती थी। जब उसके निर्बल शुगर डैडी ने देखा कि उनके अफेयर का पर्दाफाश हो गया है, तो उसने तुरंत सारे संपर्क तोड़ दिए। इस समय उसकी किस्मत पूरी तरह से फेंग हाओयांग के हाथों में थी। बैठो, फेंग हाओयांग ने निंग शी से कहा। उसके चेहरे पर झिझक थी, मानो वह कोई फैसला लेने की कोशिश कर रहा हो। तभी पास बैठा चांग ली बोल पड़ा। निंग शी, तुम्हें पता होना चाहिए कि कल रात क्या हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा सब कुछ नहीं समझाऊंगा। आगे भी ऐसा ही होगा। कुछ ही देर में किंग एक बयान जारी करके तुम्हें बदनाम करने के लिए माफी मांगेगी। तुम भी जवाब में कहोगी कि तुम भी गलत थी। थोड़ी और उदारता दिखाओ और कहो कि तुमने उसे माफ कर दिया है। अध्याय 103। जब कोई पागल कुत्ता आपको काटता है तो इसमें किसकी गलती है? इसके बाद निंग जुएलुओ ने जल्दी से समझाते हुए कहा, जूनियर निंग, मुझे पता है कि आप इस बारे में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में आप ही गलत हैं। आप दोनों के बीच की दुश्मनी का असर कंपनी पर नहीं पड़ने दे सकते। अब हम बस यही कर सकते हैं कि नुकसान कम से कम हो। निंग शी ने शांति से निंग जुएलुओ को देखा, जो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा था, और कहा, वरिष्ठ महोदय, अगर मुझे ठीक से याद है तो जिया किंग ही हमेशा मेरे खिलाफ थी और वही मुझे बदनाम करने की कोशिश करती रही। मैंने हमेशा चांग जी की शिक्षाओं को ध्यान में रखा और कंपनी को शर्मिंदा न करने की कोशिश की। कंपनी को खुद से पहले रखा। मैंने इसे सहन किया और चुप रही। जब मेरी बदनामी हुई तब भी मैंने कंपनी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और मैं अपनी प्रतिष्ठा तभी साफ कर पाई जब कुछ दयालु नेटिजन्स और सहकर्मियों ने मेरी मदद की। नेटिजन्स और प्रशंसक अब सिर्फ जिया किंग को रखेल बनाए रखने के बारे में विरोध कर रहे हैं। क्या ये साफ तौर पर जिया किंग नहीं थी जिसने कंपनी के बारे में सोचे बिना अपने स्वार्थ के लिए काम किया? उसने उसी कंपनी के एक कलाकार को भी फंसाया और परिणामस्वरूप कंपनी की छवि खराब कर दी।
मुझे मत बताना कि सीनियर का मतलब ये है कि अगर कोई पागल कुत्ता आपका पीछा करते हुए खाई में गिरकर मर जाता है तो यह आपकी गलती है। यदि उन्होंने जिया किंग को माफ करने के बारे में ट्वीट किया तो जिस प्रतिष्ठा को साफ करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी वह फिर से गर्त में चली जाएगी। जब भी जिया किंग के खून के प्यासे थे तो उसे माफ करना, क्या उसने सचमुच उसे मूर्ख समझा था? निंगजी की बातें सुनकर निंग जुएलुओ का गला लगभग घुट गया। कितने नेकदिल नेटिजन्स, जाहिर है उसी ने वो वीडियो लीक किया था। उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो इतनी शांति और मासूमियत से ये कह पाए। जिया क्विंकिंग, जो अभी कुछ देर पहले ही शांत हुई थी, तुरंत फिर से भड़क उठी। निंगशी, तुम किसे पागल कुत्ता कह रही हो? साफ साफ कहो तुम। ये देखकर कि जिया क्विंकिंग फिर से हंगामा करने वाली थी, फैंग हाओयांग ने उसे टोकते हुए कहा, अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सचमुच? जिया क्विंकिंग की अभिव्यक्ति तुरंत खुशी में बदल गई, लेकिन फैंग हाओयांग ने जारी रखा, किंग बस एक पत्र लिखो जिसमें ये स्पष्ट कर दो कि तुम सेवानिवृत्त होने जा रही हो। जिया किंग चिल्लाई, क्यों? आप मुझे मनोरंजन जगत से रिटायर कर रहे हैं, मैं ही क्यों रिटायर होंगी? मैं वह पत्र नहीं लिखूंगी। फैंग हाओयांग के चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। तुम्हें इसे खुद लिखने की इजाजत देकर मैं तुम्हें पहले ही कुछ सम्मान दे रहा हूँ। इस एहसान का बदला मेरे मुंह पर मत देना। रखे जाने में क्या बुराई है? मनोरंजन जगत में कितनी ही महिला सितारों के पीछे प्रायोजक होते हैं और कितनी ही रखेलें होती हैं। मुझे रिटायर क्यों होना चाहिए? जिया किंग इसे स्वीकार नहीं कर सकी। केवल आप ही इतने मूर्ख थे कि इसे जनता तक फैलने दिया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस कुतिया हान यंग ने मुझे धोखा दिया था। तुम जाकर उसकी जांच क्यों नहीं करते? जब उसने इस्तीफा दे ही दिया है तो मैं उसकी जांच कैसे करूं? हान यंग इस पूरी कंपनी में सबसे शांत स्वभाव वाली मैनेजर थी। खुद से पूछो, उसके अलावा तुम्हारे गुस्से को और कौन झेल सकता है? अगर तुम उस पर चिल्लाते रहो और खूब हंगामा मचाते रहो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उसके बेटे को तेज बुखार हुआ और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा तो तुमने उसे जाने ही नहीं दिया। आखिरकार जब तक वह आधी रात को अस्पताल पहुंची, उसके बेटे को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा क्योंकि उसकी हालत बिगड़ गई थी। अभी भी उसकी हालत गंभीर है। फैंग याओहंग ने एक एक करके उसकी कमियां गिनाई। सिर्फ हान यंग ही नहीं बल्कि वह भी जिया क्विंकिंग की लापरवाह हरकतों के बाद सफाई देने से तंग आ चुका था। ये सुनने के बाद भी जिया क्विंकिंग को ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। उल्टे उसने उदासीनता से कहा, ऐसा नहीं है कि वह आखिरकार मर ही गया। ऐसे हालात के लिए डॉक्टर तो होते ही हैं। अगर वह चली भी जाती तो क्या फर्क पड़ता? क्या मुझे इस गड्ढे में धकेलना वाकई उचित है? अब तक भी जिया किंग को समझ नहीं आ रहा था कि आमतौर पर कमजोर रहने वाली हान यंग अचानक ऐसा क्यों कर बैठी। उसका अपने पति से तलाक हो चुका था और उसका बेटा बीमार था। उसे हर महीने इलाज के लिए भारी रकम देनी पड़ती थी। इस नौकरी के बिना वह इन सब का खर्च कैसे उठाती? उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि लियांग फेगसिंग जैसा कोई व्यक्ति उसके जैसे तुच्छ व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगा। अध्याय 104। किसके पास अलमारी में कंकाल नहीं है? फैंग हाओयांग ने अपनी भौहें भींच लीं और आखिरकार उससे बात करना छोड़ दिया। किसी बेवकूफ को चीजें समझाना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। कंपनी ने जिया किंग में काफी निवेश किया था, लेकिन इस बार हुई घटना से उबरने का कोई रास्ता नहीं था। नुकसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वे उसकी भरपाई की उम्मीद छोड़ ही सकते थे। ये देखकर कि फैंग हाओयांग पहले ही तय कर चुका था, जिया क्विंकिंग जल्दी से निंग जुएलुओ की ओर ऐसे झपटी जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए तरस रही हो। जुएलुओ जी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चांग जी को मेरा प्रबंधन करने दो। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं आज्ञाकारी रहूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं माफीनामा पोस्ट करूंगी। ये सुनकर चांग ली के चेहरे पर तुरंत डर छा गया। उसे जिया किंग को संभालने देना। निंग जुएलुओ ऐसा तो नहीं करेगी, है ना? बेशक निंग जुएलुओ, जिया किंग जितनी नासमझ तो नहीं हो सकती। परेशान भाव से उसने विलाप करते हुए कहा, किंग ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, पर तुमने अभी निंग शी की बात सुनी। वो मदद करने को तैयार नहीं है। ये भी कंपनी का फैसला है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। जब यह मामला तूल पकड़ गया तो उसे पता चल गया कि जिया किंग का अंत हो चुका है। हालांकि वह निंग शी को अंत तक नीचे खींचने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। अफसोस की बात यह थी कि फैंग हाओयांग पहले ही समझ चुका था कि माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा, बल्कि किसी और अभिनेत्री को भी नीचे गिरा सकता है। इसलिए उसने आखिरकार जिया किंग को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोचा था कि जिया किंग निंग शी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन हथियार है। किसे पता था कि वो इतनी बेवकूफ होगी कि गिरकर निंग शी को भी ऊपर उठा लेगी। ऐसे किसी पर वो अपनी मेहनत कैसे बर्बाद कर सकती थी? निंग कसी कुतिया, बस रुको, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें अपने साथ नीचे घसीट कर ले जाऊंगी। जिया किंग आखिरकार मायूस हो गई। उसने निंग कसी पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की, लेकिन फैंग हाओयांग ने सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया और आखिरकार उसे घसीटकर बाहर निकाला गया। निंग शी ऐसे इंसान से नफरत करके अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे बस थोड़ी सी सहानुभूति थी। उसे तो पता भी नहीं था कि अब तक उसे तोप के चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था। फैंग हाओयांग ने निंग शी की ओर देखा और उसके चेहरे पर गर्माहट आ गई। निंग शी, बस अपनी मौजूदा फिल्म में अच्छा प्रदर्शन करने पर ध्यान दो। अगर नतीजे अच्छे रहे तो कंपनी तुम्हें आगे बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देगी। खैर, जुएलुओ की बात तो सही थी।
चुप रहो और कोई बेवजह परेशानी मत खड़ी करो। निंगशी पर प्रारंभिक रूप से लगाए गए आरोप से लेकर उसकी निर्दोषता के अंतिम रूप से सिद्ध होने तक, जिसके परिणामस्वरूप जिया किंगकी को सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया गया। घटनाओं का पूरा क्रम पूरी तरह से क्रियान्वित पीआर योजना जैसा प्रतीत होता है। हालांकि फैंग हाओयांग को संदेह था कि पर्दे के पीछे कोई है, लेकिन उसे कोई दरार नहीं मिली, इसलिए वह केवल यह मान सकता था कि निंगशी बहुत भाग्यशाली थी। धन्यवाद डायरेक्टर फैंग, मैं करूंगी। निंगशी के चेहरे पर सुखद आश्चर्य और डर साफ झलक रहा था। बैठक कक्ष से बाहर निकलने के बाद निंगशी शौचालय में चली गई और निंग जुएलुओ जल्दी से उसके पीछे चली गई। निंग जुएलुओ ने अपनी छाती पर हाथ रखकर उसे उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। निंगशी, दूसरों के कंकाल खोदकर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी दिन कोई और तुम्हारी भी अलमारी से कंकाल खोदकर निकाल लेगा? निंगशी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, एक ठंडी चमक दिखाई दी। वह तुरंत पलटी और उदासीनता से बोली, इस इंडस्ट्री में किसके पास कुछ कंकाल नहीं होते? क्या आपके पास भी नहीं है मिस निंग? निंगशी ने जानबूझकर निंग उपनाम पर जोर दिया, फिर अचानक कुछ समझ आने का नाटक किया। वैसे जिया किंगकी की नकली अमीर उत्तराधिकारी के रूप में मालकिन वाली उपाधि क्या तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आती? जब मुझे तुम्हारा पर्दाफाश करना होगा तो क्या तुम मुझे शीर्षक सोचने के झंझट से नहीं बचा रही हो? निंग जुएलुओ की कमजोरी मानो किसी ने छुरा घोंप दिया हो। वह तुरंत गुस्से से बोली, ये कैसी अमीर औरत का भेष धारण करने वाली मालकिन? मैं तो जन्म से ही निंग परिवार में हूँ और मैं ही इकलौती बेटी हूँ जिसे पापा मानते हैं। रही बात सुयान की, तो तुम उसके दिल को डगमगाने से नहीं रोक पाए। क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बकवास पर यकीन करेगा? निंगशी ने अपनी बात खींची, तो फिर हम कोशिश करें, क्यों न मैं भी अपने राज खोल दूं। वहाँ इतने सारे लोग हैं जिन 2 आदमियों को तुमने रिश्वत दी थी, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। शायद उन्हें सबके सामने ढूंढने में मुझे ज्यादा कामयाबी मिले। अध्याय 105 लिटिल बन के लिए खरीदारी। इस बार निंग जुएलुओ के हाव भाव बिल्कुल बदल गए थे। वो चीखने ही वाली थी, निंगशी, तुम पागल औरत हो। वह इस बात से नहीं डरती थी कि निंग कसी उसके पद और उसके पति के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे डर था कि निंग कसी उसे नीचे खींचने के लिए सब कुछ उजागर कर देगी। हे निंग जुएलुओ का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ये देखकर निंगशी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। सहज भाव से उसने उसके कंधे पर थपथपाया, मिस निंग, चिंता मत करो टिल्डर, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप जैसे कूड़ेदान को गिराने के लिए इतनी कुर्बानी देना ठीक नहीं है। यहाँ तक बोलते हुए निंगशी की उदासीन निगाहें बेहद ठंडी हो गईं और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, मानो वह नर्क से निकली कोई भूतनी हो। उसने निंग जुएलुओ के कान के पास कहा, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर कभी धमकाने के लिए उस घटना का इस्तेमाल किया तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि अगर मैं नियंत्रण खो बैठी तो क्या करूंगी। अगर तुमने उस सुअर जैसी टीममेट का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे घसीट लाऊंगी। जिया किंगकी एक ऐसी कमजोर लड़की है जो सिर्फ ताकतवर दिखती है, लेकिन मैं उसके जैसी नहीं हूँ। इतना कहकर निंगशी ने निंग जुएलुओ का कंधा छोड़ दिया और चली गई। निंग जुएलुओ उसे बिल्कुल भी धमकी नहीं दे पाई थी, बल्कि खुद उसे भी धमकी मिली थी। निंगशी के जाते ही वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। उदास भाव से उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी। धिक्कार है। उसे निंगशी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता सोचना ही था। जब तक निंगशी जिंदा थी उसका सब कुछ एक पल में गायब हो सकता था। वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी। कंपनी से निकलने के बाद जब उसे लगा कि दोपहर में उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो निंगशी मॉल जाने की तैयारी करने लगी। उसने वादा किया था कि वह लिटिल ट्रेजर को कुछ कपड़े खरीदने में मदद करेगी। लिटिल ट्रेजर के बारे में सोचते ही उसके मन के काले बादल तुरंत छट गए और वह खुशी खुशी खरीदारी करने चली गई। निंगशी वहां पहुंचते ही सीधे बच्चों के खंड की ओर चली गई। बच्चों के तरह तरह के कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। निंगशी बहुत उत्साहित होकर खरीदारी में जुट गई। वह खुद के लिए खरीदारी करने से भी ज्यादा उत्साहित थी। लिटिल ट्रेजर से मिलने के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह बच्चों के सामान या कपड़े बेचने वाली किसी भी दुकान के चक्कर लगाती थी। हालांकि अब जब वह उन्हें देखती थी तो उसे वो घुटन भरी यादें याद नहीं आती थीं, बल्कि उसे उस प्यारे से छोटे बन का ख्याल आता था। उसके लिए कुछ प्यारा और मजेदार खरीदने की इच्छा, ये वास्तव में प्यार में पड़ने जैसा था। उस मॉल में सिर्फ ब्रांडेड उत्पाद ही मिलते थे, इसलिए सब कुछ काफी महंगा था। बच्चों के कपड़े भी महंगे थे, लेकिन चूंकि वे लिटिल ट्रेजर के लिए थे इसलिए वह पैसे खर्च करने को तैयार थी। बस उसे कम कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने थे ताकि पैसे बच सकें। आज निंगशी ने एक ऐसे डिजाइनर की ड्रेस पहनी थी जो उसे पसंद तो थी पर ज्यादा मशहूर नहीं थी। हालांकि वो अच्छी लग रही थी पर उस पर कोई ब्रांड का लोगो नहीं था। दुकान के कर्मचारी सिर्फ अमीर दिखने वालों को ही खाना देते थे, इसलिए उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। वे सिर से पांव तक चैनल पहने एक औरत के पीछे उत्सुकता से चल पड़े। निंगशी खुशी खुशी इधर उधर खरीदारी करने लगी। आखिरकार उसे कोने में एक ऐसा कपड़ा दिखा जिसने उसकी रुचि जगा दी। यह एक छोटा सा नीलम नीला सूट था। न सिर्फ रंग बेहद आकर्षक था बल्कि पॉकेट स्क्वायर पर एक छोटा सा सुपरमैन लोगो भी बना हुआ था। सबसे खास बात यह थी कि उसके पास सुपरमैन की आकृति वाले ढेरों कपड़े थे। वह लिटिल ट्रेजर के साथ कभी भी माँ बच्चे के मैचिंग कपड़े पहन सकती थी। माँ बच्चे के कपड़े शब्द सुनते ही निंगशी का दिल धड़क उठा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे प्यार तो हो रहा है। जहां वह अपने प्रेमी को सबसे अच्छा देना चाहती है, वहीं उसे ये भी लग रहा था कि वह अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगी।
चेहरे पर उलझन भरे भाव लिए निंगशी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर आखिरकार उसे होश आया। उसने दुकान की एक सहायिका से कहा, मिस, मुझे ये पोशाक चाहिए, क्या आप इसे पैक करने में मेरी मदद कर सकती हैं? दुकान सहायक ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे ठंडे स्वर में याद दिलाया, इसकी कीमत 12,000 युआन है। मुझे पता है, मैंने टैग देखा है। इसे पैक करने में मेरी मदद करो। दुकान सहायक के चेहरे पर थोड़ी गर्माहट आ गई और वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, क्या आपको इसे उपहार के रूप में पैक करने की आवश्यकता है? इससे पहले कि निंगशी कुछ जवाब दे पाती, अचानक एक हाथ जिसमें जेड ब्रेसलेट था बगल से आया और उसने पोशाक छीन ली। ओह, ये पोशाक अच्छी लग रही है, मैं इसे ले रही हूँ। अध्याय 106 कुछ कुतिया से मुलाकात। ओह, माफ करना, यहाँ वाली महिला ने पहले ही यह पोशाक चुन ली है। दुकान के सहायक ने माफी मांगते हुए याद दिलाया, जिस औरत ने वो ड्रेस छीनी थी वो चैनल ब्रांड की ही थी। ये सुनकर उसने नाखुशी से ठुड्डी ऊपर उठाई, तो क्या उसने इसके पैसे दिए हैं? ये उसे अभी तक ऐसा करना बाकी है। भुगतान से पहले ये किसी का नहीं होता। मुझे ये चाहिए, अभी मेरे लिए फोन कर दो। चैनल वाली महिला ने ऐसे ऑर्डर किया जैसे ये तो होना ही था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ अचानक खाली हो गए और कपड़े वापस निंगशी के हाथों में आ गए। चैनल वाली महिला तुरंत गुस्से में बोली, तुम मेरे कपड़े क्यों छीन रहे हो? निंगशी का लहजा और भी ज्यादा स्वाभाविक था। क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक इसकी कीमत न चुका दी जाए ये किसी का नहीं है? तुम इसे छीन सकते हो, लेकिन दूसरे नहीं। तुम। चैनल वाली महिला गुस्से से भड़कने वाली थी, लेकिन अचानक उसने निंगकसी के चेहरे को घबराहट से देखा। निंगकसी, क्या तुम निंगकसी हो? मानो उसे कुछ मजेदार मिल गया हो। चैनल वाली महिला ने अपने साथी को अपनी ओर खींचा। जुवानशुआन, देखो ये कौन है? ये निंग परिवार की वो बदचलन औरत है। ये ऐसी जगह पर मुझसे कपड़े छीन रही है। निंगशी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी सहेली ने आश्चर्य से उसके सामने खड़ी महिला को देखा। उसके काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, उसका मेकअप एकदम सही था और हालांकि हल्के बैंगनी रंग की स्लीवलेस ड्रेस ब्रांडेड नहीं थी, फिर भी उसके व्यक्तित्व पर खूब जंच रही थी। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक शालीनता और गरिमा झलक रही थी। उस जमाने की कमजोर देहाती का एक भी निशान बाकी नहीं था। ये वही है, मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल पाऊंगी। जो कभी देहाती थी, हमेशा देहाती ही रहेगी, बस थोड़ा सा रूप बदला है, पर अब भी हमेशा की तरह घटिया लग रही है। चैनल वाली महिला ने आत्मविश्वास से कहा। उसके साथी ने उस औरत का नाप लिया और पाया कि वह वाकई निंगशी थी। दरअसल निंगशी उस समय भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, बस उसे कपड़े पहनना नहीं आता था और वह हमेशा साधारण दिखती थी। भोज में उसने जो कपड़े पहने थे वे एक साइज बड़े थे और उनका रंग भी पुराना था। वह एक नकली पोशाक भी थी, इसलिए उसने गहरी छाप छोड़ी। वो बच्चों के कपड़े क्यों खरीद रही है? मैंने तो उसके किसी से शादी करने के बारे में नहीं सुना। क्या पता किसी अनजान आदमी का ही बच्चा हो सकता है शादी से पहले ही गर्भवती हो गई हो। क्या सुयान ने उसे इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उसने किसी और लड़के के साथ धोखा किया था? उन दोनों महिलाओं के बीच काफी देर तक बातचीत होने के बाद ही निंगशी को अंततः याद आया कि वे कौन थीं। चैनल वाली महिला का नाम यंग फेंगलिन था और उसका साथी जिन जुवानशुआन था। वे उच्च समाज की प्रसिद्ध महिलाएं थीं और निंगजुएलुओ के करीबी दोस्तों के समूह का हिस्सा थीं। यही दोनों वे लोग थे जिन्होंने उस समय उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया और उसे चिढ़ाया था। बाद में उसने सुना कि फेंगलिन की शादी अच्छी चल रही थी और उसने पहले ही साल में अपने पति के लिए एक बेटे को जन्म दिया था। इस तरह वह और भी घमंडी हो गई थी। जिन शुवानशुआन का मंगेतर भी एक अच्छे परिवार का था। उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चों के कपड़ों के विभाग में उसकी मुलाकात इन कुतिया से होगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अभी तक पता ही नहीं था कि वो मनोरंजन जगत में आ गई है। निंगशी इन लोगों से सबके सामने झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और दुकान की सहायिका से बोली, मिस, प्लीज मुझे इन लोगों का फोन नंबर बताने में मदद करो। यद्यपि अन्य दो महिलाएं गलत व्यक्ति लग रही थीं, क्योंकि निंगशी ने पहले पोशाक चुन ली थी। दुकान सहायक ने जल्दी से उसे सामान की गिनती करने और कार्ड स्वाइप करने में मदद की। हालांकि जब कार्ड स्वाइप करने की बात आए तो समस्या उत्पन्न हो गई। दुकान सहायक का चेहरा थोड़ा खराब हो गया। मुझे खेद है मिस, आपके कार्ड में पर्याप्त राशि नहीं बची है। निंगशी हक्की बक्की रह गई। तभी निंगशी को याद आया कि उसने पिछले महीने ही अपनी प्यारी बाइक का इंजन बदलकर इम्पोर्टेड बाइक लगवाया था, इसलिए उसके कार्ड में ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। स्थिति देखकर यंग फेंगलिन ने बिना किसी रोक टोक के तुरंत मजाक उड़ाया, हा, ये तो बहुत मजेदार है। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तब तुम दिखावा करने की कोशिश कर रही हो। तुम बस खुद को बेवकूफ बना रही हो। जिन जुवानशुआन ने तिरस्कार से कंधे उचकाए। मुझे लगा था कि विदेश में कुछ साल पढ़ाई करने के बाद उसमें थोड़ा सुधार आ गया होगा। खैर, मुझे लगता है कि कौवा हमेशा कौवा ही रहेगा, वह कभी हंस नहीं बनेगा। आत्म महत्व से फूली हुई यंग फेंगलिन ने दुकान सहायक की ओर देखा। मिस, अब आप मुझे कपड़े दे सकती हैं, है ना? जी मैडम। जैसे ही दुकान की सहायिका ने ऐसा कहा, उसने निंगशी के हाथों में कपड़े लेने की कोशिश की। निंगशी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। यंग फेंगलिन तुरंत चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और फिर भी मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी अपने गाँव में हो? निंगशी ने एक हाथ से कपड़े पकड़े और अपने खाली हाथ से बैग से एक काला कार्ड निकाला और दुकान के सहायक को देते हुए कहा, इसका इस्तेमाल करो। अध्याय 107 प्रेम में पड़े पुरुष। निंगशी पहले तो खुद ही पैसे देने को तैयार थी, क्योंकि वो इसे उस नन्हे खरगोश के लिए तोहफा समझ रही थी।
उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। उसे वह पोशाक बहुत पसंद आई, ये सोचकर कि जो चीज़ उस छोटे से बन की होनी चाहिए थी वह यंग फेंगलिन जैसे किसी व्यक्ति को जा रही है। उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। आखिरकार उसने बिल चुकाने के लिए लू टिंगजियाओ द्वारा दिया गया काला कार्ड निकाल ही लिया। जब निंगशी ने कार्ड निकाल लिया तो दुकान की सहायिका और दोनों महिलाओं की बारी थी कि वे उसे घूरें। दुकान की सहायिका काफी अनुभवी और जानकार थी, इसलिए उसने एक नज़र में ही कार्ड पहचान लिया। यंग फेंगलिन और जिन शुवानशुआन ने असली कार्ड कभी नहीं देखा था, लेकिन सोशलाइट स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा जानते थे। वे ये भी पहचान सकते थे कि यह असली ताश का बादशाह था। वह असीमित काला कार्ड जो पूरी दुनिया में सीमित संख्या में ही मौजूद था। इस कार्ड के लिए सीमा बहुत ऊंची थी और वार्षिक शुल्क भी चौंकाने वाला था। इस कार्ड से मिलने वाली सेवाएं दुनिया भर में प्रथम श्रेणी की थीं। चूंकि इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए आप इसके लिए आवेदन करने की पहल नहीं कर सकते थे। केवल 1% प्लेटिनम कार्ड धारकों को ही चुना गया था और कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसलिए अगर आपके पास पैसा भी होता तो भी आप इसे प्राप्त नहीं कर पाते। केवल वही लोग इस कार्ड को प्राप्त कर सकते थे जो या तो महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता, करोड़पति या समाज के प्रसिद्ध लोग थे। यंग फेंगलिन का चेहरा तना हुआ था। वह बड़बड़ाए, यह नकली कार्ड तो नहीं हो सकता, है ना? मैडम, आप इसे ठीक से जांच लें। हालांकि दुकान की सहायिका ने इसे पहले भी देखा था, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक बार ही देखा था। उसने सावधानी से कार्ड लिया और क्रेडिट कार्ड मशीन चलाने लगी। 10 सेकंड बाद दुकान की सहायिका के चेहरे पर 1000 मेगावाट की मुस्कान आ गई और वह 90 डिग्री पर झुकी। मिस, काम हो गया। मैं इसे पूरा करने में आपकी मदद करूंगी। निंगशी ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। यंग फेंगलिन और जिन शुवानशुआन स्तब्ध होकर वहीं जड़वत खड़े रहे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर निंगशी की तरफ ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। निंगशी ने बैग पकड़ा और जाने के लिए तैयार हो गई। निंगशी को वापस जाते देख यंग फेंगलिन ने दांत पीसते हुए द्वेषपूर्ण भाव से कहा, वह इतना घमंड क्यों कर रही है? वह जरूर किसी अमीर बूढ़े की रखेल होगी। क्या वह सोचती है कि सिर्फ एक बेटा देकर वह किसी अमीर आदमी से शादी कर लेगी? यह सही है, वह निश्चित रूप से किसी दिन कानूनी पत्नी द्वारा तंग की जाएगी। जिन जुवांगसुआन ने कहा। बच्चों के कपड़ों के अनुभाग से निकलकर निंगशी नीचे जाते समय पुरुषों के कपड़ों के अनुभाग से गुजरी। ओह, ऐसा लग रहा था कि लू टिंगजियाओ जो ब्रांड आमतौर पर पहनती थी वह उसके ठीक सामने था। ये शैली लू टिंगजियाओ पर पूरी तरह जंच रही थी। काले, सफेद और स्लेटी रंग मुख्य थे, जिससे ये घमंडी होते हुए भी संयमित लग रही थी। एक पल देखने के बाद उसकी नज़र एक नए ब्रांड पर पड़ी जो हाल के वर्षों में काफी चलन में आया था। दोनों ब्रांड्स की तुलना करने पर नए ब्रांड में ज्यादा चटक रंग थे और कपड़े ज्यादा युवा शैली में डिजाइन किए गए थे। निंगशी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। अचानक उसके मन में लू टिंगजियाओ के लिए भी एक पोशाक खरीदने का विचार आया। आखिर वो एक औरत थी। औरत एक ऐसी प्राणी होती है जो शुरू में तो सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीदने की सोच सकती है, लेकिन आखिरकार उन जूतों से मैच करते कपड़े, बैग और सामान खरीद ही लेती है। छोटे बच्चे के लिए कुछ खरीदने के बाद वह लू टिंगजियाओ की शैली को थोड़ा बदलने में मदद करने के आग्रह का विरोध नहीं कर सकी। 3 मिनट तक हिचकिचाने के बाद निंगशी ने निर्णय लिया। वह इसे खरीदने जा रही थी। इस प्रकार वह दुकान में गई और पुतले पर जो सूट था उसे खरीद लिया, जो बिल्कुल उसी नीलम नीले रंग का था जैसा उसने लिटिल ट्रेजर के लिए खरीदा था। उसी समय लू कॉर्पोरेशन के सीईओ के कार्यालय में लू टिंगजियाओ लू जिंगली की रिपोर्ट सुन रहे थे। तभी उनका फोन 2 सूचनाओं के साथ बज उठा। जब उन्होंने इसे खोला तो उसमें बैंक से आया एक संदेश था जिसमें उनके कार्ड से किए गए खर्च की जानकारी दी गई थी। निंगशी ने अपना कार्ड इस्तेमाल किया था। लू टिंगजियाओ के गंभीर और उदासीन चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आए। लू जिंगली ने अपने प्यारे भाई के चेहरे के भाव देखकर आत्मविश्वास से कहा, क्या ये भाभी का संदेश है? लू टिंगजियाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यह अजीब था। लू जिंगली तुरंत मेज पर झुकी और पास आकर देखने लगी। अरे, क्या ये बैंक से आए मैसेज ही नहीं थे? ये तो खर्चों के नोटिफिकेशन थे, आमदनी के नहीं। क्या उसे इतनी खुशी से भरे चेहरे की जरूरत थी? अस्क, कभी कभी प्यार में पड़े पुरुषों को समझना सचमुच कठिन होता है। अध्याय 108। अपने कपड़े मत पहनो। शाम को निंगशी अपनी लूट का सामान लू निवास पर वापस ले आए। प्रवेश द्वार पर फूलों को पानी देते हुए बूढ़े बटलर को देखकर निंगशी ने जल्दी से उनका अभिवादन किया। दादाजी बटलर, डार्लिंग लिटिल ट्रेजर कहाँ है? बूढ़ा बटलर एक साफ सुथरी बोट टाई और एक स्वेलो टेल कोट पहने हुए था। निंगशी को देखते ही उसने सम्मानपूर्वक कहा, मिस क्षी, आप वापस आ गई हैं। छोटे यंग मास्टर बगीचे में चित्र बना रहे हैं। ओह, वो ड्राइंग कर रहा है, तो मैं अभी उसे परेशान नहीं करूंगा। तो मिस्टर लू कहाँ हैं? सबसे बड़े युवा मास्टर ऊपर हैं। ठीक है, धन्यवाद। निंगशी खुशी से ऊपर चली गई। बूढ़े बटलर ने लड़की के जीवंत रूप को जटिल हृदय से देखा। साथ बिताए समय में चाहे वह कितना भी सतर्क रहा हो, वह इस युवती के बारे में सकारात्मक धारणा बनाने से खुद को नहीं रोक पाया। वह सुंदर थी और मीठी वाणी बोलती थी। उसके लिए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना आसान था, लेकिन उसे उचित व्यवहार की समझ हासिल करना मुश्किल था। उसने कभी भी सबसे बड़े युवा गुरु के साथ अपनी सीमा लांघने की कोशिश नहीं की थी। दरअसल ज्यादातर समय उसे अपनी छवि की कोई परवाह नहीं थी। ये जानना आसान था कि कब किसी महिला के मन में किसी पुरुष के प्रति कोई इरादा है। वे इसे 1-2 दिन तक तो छिपा सकती थीं, लेकिन समय के साथ ये बात सामने आ ही जाती थी।
इसी प्रकार ये जानना आसान था कि कब कोई पुरुष किसी महिला के प्रति अपने इरादे रखता है। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन उन्होंने सब कुछ शुरू से अंत तक देखा था, इसलिए उन्हें इस बारे में साफ पता था। ज्येष्ठ युवा स्वामी को यह महिला स्पष्ट रूप से पसंद आ गई थी। जिस अतिथि कक्ष में वह ठहरी थी उसे ज्येष्ठ युवा स्वामी ने स्वयं डिजाइन किया था। यहाँ तक कि चादरें, पर्दे और कपड़ों व अन्य सामानों से भरी अलमारी भी उन्होंने स्वयं चुनी थी। इतना ही नहीं, उनके आने के पहले ही दिन उन्होंने उनके पसंदीदा खाने की सूची रसोई में पहुंचा दी थी। हर बार जब वह देर से लौटती थी तो उन्हें उनके लिए कुछ खाना छोड़ना पड़ता था। और भी अनगिनत बातें थीं जिनका जिक्र वे पूरा भी नहीं कर पाए। भले ही वह छोटे युवा मास्टर की रक्षक थी, लेकिन सबसे बड़े युवा मास्टर की सावधानीपूर्वक की गई कार्रवाई थोड़ी ज्यादा थी। जब तक वह छोटी महिला अच्छे परिवार से थी और सबसे बड़े युवा मालिक के साथ घुल मिल सकती थी, तब तक ये कोई बुरी बात नहीं थी। जब से वह महिला यहाँ आई थी, सबसे बड़े युवा मालिक ज्यादा जिंदादिल हो गए थे और यहाँ तक कि छोटे युवा मालिक भी ज्यादा खुशमिजाज हो गए थे। चूंकि उसने सबसे बड़े युवा मालिक और छोटे युवा मालिक को बड़े होते देखा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इन सब बातों से खुश था। इस समय वह निंगशी के बुरे इरादों के बारे में चिंतित नहीं था। वह वास्तव में इस बात से अधिक चिंतित था कि निंगशी के मन में कोई बुरे इरादे तो नहीं थे। ऊपर जाने के बाद निंगशी युद्ध में लूटे गए अपने सामान को साझा करने के लिए अधीर थी, इसलिए उसने सीधे लू टिंगजियाओ के बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर नंगी त्वचा पर पड़ी। लू टिंगजियाओ के बाल गीले थे और उसने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने कमर पर एक सफेद तौलिया लपेटा हुआ था और पानी की बूंदें धीरे धीरे उसके कसे हुए पेट से नीचे टपक रही थीं। इस दृश्य से अपनी आंखें हटाना कठिन था, इसलिए निंगशी की पहली प्रतिक्रिया अपनी आंखें बंद करने की नहीं, बल्कि उन्हें बड़ा करने की थी। यद्यपि पुरुषों के प्रति उसके मन में कुछ आघात था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सुंदरता की सराहना नहीं कर सकती थी। शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त उसे धोखा मिलने के बाद बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह झुकने लगी थी। 5 साल पहले वह इतनी रूढ़िवादी थी कि टैंक टॉप और अंडरवियर पहने किसी पुरुष को देखकर शर्मा जाती थी। सू यान के अलावा वह किसी और पुरुष से ज्यादा बात नहीं करती थी, और चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। पूरे 5 सेकंड बीतने के बाद निंगशी को होश आया। वह फुसफुसाकर मुड़ी और कागज के थैलों से भरे हाथों से अपनी आंखें ढंक लीं। माफ करना, मैं दस्तक देना भूल गई, लू टिंगजियाओ ने धीमी आवाज में हंसते हुए कहा। उसकी आवाज कुछ भारी हो गई थी। यह मेरी गलती है, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। वास्तव में वह ताला लगाना नहीं भूला था, लेकिन जब से वह उसके घर आई थी उसने कभी भी अपना दरवाजा बंद नहीं किया था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? जरा रुको, मैं कपड़े पहन लेती हूँ। लड़की की उस छोटी मगर लंबी नजर ने उसकी त्वचा को इंच इंच चमका दिया था। शुक्र है कि वह समय रहते पलट गई, वरना उसके शरीर के किसी खास हिस्से से आ रही प्रतिक्रिया के कारण उसका चेहरा फट सकता था। लू टिंगजियाओ कुछ कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलने ही वाला था कि निंगशी उसके पीछे से चिल्लाई, अरे नहीं, अपने कपड़े मत पहनो। अध्याय 109। पुरुषों को घर वापस मत लाओ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अनुरोध करेगी। लू टिंगजियाओ का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। फिर उसने लड़की की पीठ को घूरा। उसका स्वर सामान्य से थोड़ा ऊंचा था। क्यों? हालांकि वह इस छोटी लड़की की इस तरह की मांग को पूरा करने में बहुत खुश थे। ये समझते हुए कि उसकी बातों के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, निंगशी ने जल्दी से कहा, कृपया गलत मत समझिए, मैंने जो कहा उसका मतलब बिल्कुल वही था, इसका कोई और मतलब नहीं है। असल में ये भी काफी अश्लील लग रहा है। असल में मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने आज शॉपिंग करते समय तुम्हारे लिए एक कपड़ा खरीदा है। क्या तुम इसे पहनकर देखना चाहोगी? अगर तुम इसे अभी पहनकर देखोगी तो तुम्हें इसे दोबारा पहनने के लिए अपने कपड़े नहीं उतारने पड़ेंगे। क्या मैं समझदार नहीं हूँ? लू टिंगजियाओ ये सुनकर थोड़ा चौंक गया और वह अप्रत्याशित उपकार से अभिभूत हो गया। आपने मेरे लिए कुछ खरीदा? उसने सोचा था कि उसने लिटिल ट्रेजर के लिए कपड़े खरीदे हैं। हाँ, खैर, मैंने तुम्हारा कार्ड इस्तेमाल किया। निंगशी ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। दरअसल मैं पहले ही अपने पैसे इस्तेमाल करने को तैयार थी, क्योंकि यह लिटिल ट्रेजर के लिए एक तोहफा है। मैं भूल गई थी कि मैंने पिछले महीने अपनी बाइक के लिए नया इंजन खरीदा था, इसलिए मेरे कार्ड में अब पैसे नहीं बचे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा कार्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ। खैर, जब मैं दूसरी दुकान से गुजर रही थी तो मेरी नजर एक और पुरुषों के कपड़े पर पड़ी जो लिटिल ट्रेजर के लिए खरीदे गए कपड़े से बिल्कुल मेल खा रहे थे, इसलिए मैं उसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई। तो यह ऐसा ही था। हालांकि उसने इसे विशेष रूप से उसके लिए नहीं खरीदा था, फिर भी यह उसे खुश करने के लिए पर्याप्त था। मैंने दुकानदार से कहा है, अगर तुम्हें पसंद न आए तो वापस कर सकते हो। जल्दी से पहनकर देखो, पसंद आता है या नहीं। निंगशी ने उससे आग्रह किया। लू टिंगजियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे पसंद है। उसने इसे खुद खरीदा था और यह पहली बार था जब उसने उसके लिए कपड़े खरीदे थे। उसे ये पसंद कैसे नहीं आ सकता था? तुमने अभी तक नहीं देखा कि यह कैसा दिखता है? निंगशी बुदबुदाई और एक कदम पीछे हट गई और अपने हाथों में पकड़े एक बैग को उसकी ओर बढ़ाने के लिए अपनी पीठ के पीछे हाथ बढ़ाया। लू टिंगजियाओ ने बैग लिया। तुमने सिर्फ लिटिल ट्रेजर और मेरे लिए कपड़े खरीदे? अपने लिए तो कुछ नहीं खरीदा? निंगशी ने आह भरी। मैं कंगाल हो गई हूँ, इसलिए मैं दोबारा खरीदारी करने जाने से पहले वेतन मिलने तक इंतजार करूंगी। लू टिंगजियाओ कहने ही वाली थी कि वो उसका कार्ड इस्तेमाल कर सकती है, तभी निंगशी ने अपने बैग से वो काला कार्ड निकाला। ओह, ठीक है, मैं ये तुम्हें वापस कर दूंगी।
जब मैंने इसे इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा लगा। आज एक कुतिया जो मुझसे कपड़े छीनना चाहती थी, उससे मैं लगभग मर ही गई थी। लू टिंगजियाओ बस हल्की सी आह भरकर कह सकी, इसे पहले रख लो। मैं अक्सर व्यस्त रहती हूँ और मेरे पास लिटिल ट्रेजर के लिए खरीदारी करने का समय नहीं है। अगर तुम्हें कुछ ठीक लगे तो खरीद लेना। हाँ, अगर तुम मुझे भी कुछ चुनने में मदद करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम मेरे फैशन सेंस पर इतना भरोसा कर रहे हो, बशर्ते तुम बाद में कपड़े पहनकर देखने के बाद अपना मन न बदलो। निंगक्षी ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई और कार्ड वापस रख लिया। तो मैं जाते समय तुम्हें लौटा दूंगी। जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं पहले बाहर जा रही हूँ। वह एक कदम आगे बढ़ने ही वाली थी कि पीछे से उस आदमी ने उसका खाली हाथ पकड़ लिया। निंगक्षी आश्चर्य से उछल पड़ी। वह मन ही मन पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन जब उसे याद आया कि लू टिंगजियाओ ने सिर्फ एक तौलिया पहना हुआ है तो वह बस उसी अजीब स्थिति में रह सकी जहां उसका हाथ पीछे से खींचा जा रहा था। क्या हुआ? लू टिंगजियाओ ने उसकी पतली कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, निंगक्षी, लिटिल ट्रेजर की हालत हाल ही में बेहतर हो रही है। अब वो तुमसे चिपकता नहीं और पहले से कहीं ज्यादा आज्ञाकारी हो गया है। वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम्हारे काम में भी कोई खलल नहीं डालेगा। वो बस तुम्हें रोज देखना चाहता है, तुम्हारे घर लौटने का इंतजार करना चाहता है। उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि तुम मेरे बगल में ही सो रही हो। मुझे पता है कि अब मेरे पास तुम्हें रखने की कोई वजह नहीं है, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं लिटिल ट्रेजर के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं सचमुच उम्मीद करता हूँ कि लिटिल ट्रेजर कुछ और समय तक इसी तरह खुश रह सके। 3 महीने, बस 3 महीने और रुक जाओ प्लीज। जब तुम्हारे जाने का समय आएगा तो मैं तुम पर रुकने का बिल्कुल भी दबाव नहीं डालूंगा। इस दौरान तुम इस जगह को अपने घर जैसा समझोगी। जैसा चाहो करो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुस्से में गालियां देती हैं, डुरियन या लहसुन खाती हैं, तो कोई बात नहीं, देर रात तक बार में शराब भी पी सकती हैं। मेरी बस एक छोटी सी गुजारिश है, इन 3 महीनों में क्या आप थोड़ा संयम बरत सकती हैं? बस मर्दों को वापस मत लाना, ठीक है? शुरुआत में तो निंगक्षी इतनी भावुक हो गई थी कि वह लगभग रो पड़ी थी, लेकिन अंत में उसने लगभग 3 लीटर खून उगल दिया। ऐसा क्यों लग रहा था कि लू टिंगजियाओ एक सौम्य, प्रेमपूर्ण और आज्ञाकारी पत्नी थी, जबकि वह एक घटिया पति थी जो खुद को व्यभिचार में डुबोए हुए थी। अध्याय 110। ऐसा लग रहा है कि आप शादी के लिए तैयार हैं, निंगक्षी ने उदास होकर कहा। लू टिंगजियाओ, क्या तुम सच में इसी हालत में मुझसे बात करना चाहती हो? क्या हम तुम्हारे कपड़े पहनने के बाद बात कर सकते हैं? अन्यथा उसके लिए ध्यान केंद्रित करना सचमुच बहुत कठिन हो जाएगा। जरूर। लू टिंगजियाओ की आवाज उसके पीछे से आई। एक क्षमा प्राप्त अपराधी की तरह निंगक्षी जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। लू टिंगजियाओ जन्मजात वक्ता थी, बस कुछ वाक्य ही उसके नाजुक पहलुओं को छूने के लिए काफी थे, खासकर लिटिल ट्रेजर वाले शब्द। हालांकि अगर वह इसी तरह और वह भी 3 महीने तक यहाँ रहती तो उसे सचमुच लगता कि यह उचित नहीं होगा। वह इसी उलझन में थी कि अचानक कोई नरम चीज उसके पैरों पर आकर गिरी। सिर नीचे करके उसने देखा कि लिटिल ट्रेजर दौड़कर आया था और हमेशा की तरह उसके पैर से लिपट गया था। उसके हाथ में एक चित्र भी था। निंगक्षी ने उस छोटे बच्चे को गले लगाने के लिए नीचे झुककर कहा, प्यारे, क्या तुमने अपना चित्र पूरा कर लिया? लिटिल ट्रेजर ने सिर हिलाया। तुमने क्या बनाया? क्या आंटी इसे देख सकती हैं? लिटिल ट्रेजर ने तुरंत वह चित्र उसे दे दिया। जैसे ही उसने ये देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमेशा की तरह वह चित्र का विषय थी। पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए रंग जीवंत और स्वप्निल थे। वह एक छोटे से बिस्तर पर लेटी हुई थी, हाथ में एक कहानी की किताब लिए हुए। हालांकि लिटिल ट्रेजर ने इसे अपने नजरिए से बनाया था। जब वह उसके बगल में लेटा हुआ नीचे से उसे देख रहा था, पूरे चित्र में आप लिटिल ट्रेजर की खुशी और संतुष्टि को महसूस कर सकते हैं, जो उसे हर बार महसूस होती थी जब वह उसके पास चिपक जाता था, अपना सिर उठाता था और उसे कहानी सुनाते हुए सुनता था। डार्लिंग, तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया। निंगक्षी के दिल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था। उसे अपने आप को संभालने से पहले गहरी सांस लेनी पड़ी। उसने उस नन्हे से बच्चे का माथा चूमा, फिर खुश होकर बोली, आंटी ने तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदे हैं, क्या तुम उन्हें पहनकर देखना चाहोगे? लिटिल ट्रेजर की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। जब निंगक्षी ने लिटिल ट्रेजर को कपड़े बदलने में मदद की और लू टिंगजियाओ को ढूंढने की तैयारी कर रही थी, तो लू टिंगजियाओ नए कपड़े पहनकर उसके कमरे से बाहर आ गई। निंगक्षी लिटिल ट्रेजर के लिए पोशाक खरीदते समय तो काफी आश्वस्त थी, लेकिन लू टिंगजियाओ के लिए पोशाक खरीदते समय वह उतनी आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि उसने उसे काले, सफेद या स्लेटी रंग के अलावा किसी और रंग में नहीं देखा था। इसके अलावा नीलम नीला रंग भी काफी आकर्षक था। हालांकि लू टिंगजियाओ को देखकर निंगक्षी उसे देखती रह गई। क्या ये बहुत उपयुक्त नहीं था? उसने सोचा था कि शायद ये पहले ठीक से फिट न हो या ये स्टाइल उस पर अच्छा न लगे। उसने सोचा भी नहीं था कि यह उसके शरीर पर इतना जंचेगा। यह उसके चौड़े कंधों, पतले कूल्हों और लंबी टांगों को पूरी तरह से दिखा रहा था। सबसे खास बात ये थी कि उसका हमेशा का गंभीर और भारी रूप तुरंत हल्का और चमकदार हो गया था। उसका पूरा व्यक्तित्व जवान लग रहा था। लू टिंगजियाओ लड़की की आंखों में पूरी तरह से अचंभित भाव देखकर प्रसन्न हुआ। कैसा है? निंगक्षी ने उत्साह से सिर हिलाया। तुम बहुत मस्त लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी छाती की जेब में बस एक चमकदार लाल फूल है और तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगी। लू टिंगजियाओ, इस लड़की का लोगों की तारीफ करने का तरीका अनोखा था। लिटिल ट्रेजर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? डैडी कूल हैं या नहीं? निंगक्षी ने नीचे देखकर उस छोटे बन से पूछा, जो लू टिंगजियाओ का मिनी संस्करण लग रहा था।
हालांकि लिटिल ट्रेजर को अपने पिता ज्यादा पसंद नहीं थे, फिर भी वह यह मानने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसके पिता अपने आम काले कपड़ों की तुलना में इस तरह ज्यादा अच्छे लग रहे थे। इसलिए उसने सिर हिला दिया। निंगशी ने तुरंत अंगूठा उठाकर कहा, मुझे नहीं लगता था कि मेरा फैशन सेंस इतना अच्छा है। बेशक सीईओ लू, आप हर चीज में अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस तरह के चटक रंगों के कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए। कर्मचारी आपको देखकर अच्छा महसूस करेंगे और काम में ज्यादा कुशल होंगे। ये सुनकर कि आप किसी भी चीज में अच्छी लगती हैं, लू टिंगजियाओ अपने होठों पर मुस्कुराहट लाए बिना नहीं रह सके। जरूर, जब भी आपको कुछ उपयुक्त दिखे मेरे लिए खरीद लीजिए। अध्याय 111, दुनिया के हर बेवफा कुत्ते का वध करो। ठीक है, छोड़ दो मुझ पर। निंगशी ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। जितना ज्यादा वो उन दोनों को देखती, एक लंबा और एक छोटा, उतना ही ज्यादा उत्साहित होती गई। अब मैं खुद को रोक नहीं सकती। मैं सच में तुम दोनों की कुछ तस्वीरें लेना चाहती हूँ। जल्दी से यहाँ आओ, एक दूसरे के पास खड़े हो जाओ, थोड़ा और पास आओ, हाथ पकड़ो। उसके आदेशों ने पिता और पुत्र की जोड़ी की प्रत्येक गतिविधि को निर्देशित किया तथा उन्हें बहुत ही सुसंगत मुद्राओं में व्यवस्थित किया। निंगशी जितनी ज्यादा तस्वीरें खींचती, उतनी ही ज्यादा उसकी दीवानी होती जाती। वो लगभग एक फैन गर्ल बन चुकी थी। स्टडी रूम की बालकनी के छोटे से बगीचे में वो लगातार बाप बेटे दोनों की ढेर सारी तस्वीरें खींचती रहती। लू टिंगजियाओ उसके पास खड़ा था और देखने के लिए उसके पास झुका। उसने तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छी तस्वीर ली है। निंगशी ने विनम्रता से हाथ हिलाया, मेरी फोटोग्राफी ठीक ठाक है। मैंने तो मोबाइल फोन भी इस्तेमाल किया है। आप लोग इतने अच्छे मॉडल हैं और बैकग्राउंड भी इतना शानदार है कि हर तस्वीर किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की लगती है। अच्छा लू टिंगजियाओ, क्या आपके पास वीचैट है? मैं आपको ऐड कर दूंगी और तस्वीरें भेज दूंगी। मैं तो पहले ही कहना चाहती थी, लेकिन आजकल कौन टेक्स्ट मैसेज भेजता है? ये बहुत असुविधाजनक होते हैं। आगे से लिटिल ट्रेजर को भी वीचैट इस्तेमाल करना सिखा देना। हाँ, बस मेरा सेल फोन नंबर खोज लो। लू टिंगजियाओ को खुशी होने लगी कि लू जिंगली ने उसे वीचैट अकाउंट खोलने के लिए मजबूर किया था। तुम्हारा यूजरनेम असल में सिर्फ लू टिंगजियाओ है, जो बहुत ही बेकार है। निंगशी ने लू टिंगजियाओ का मजाक उड़ाया क्योंकि उसने उसे अपनी मित्र सूची में शामिल कर लिया था। लू टिंगजियाओ ने अपनी भौहें उठाईं और अचानक निंगशी का यूजरनेम ढूंढने लगा। उसे देखकर उसे हैरानी हुई कि वह कुछ चीनी अक्षरों को पहचान ही नहीं पाया। मेरा अकेलापन और खालीपन, ये यूजरनेम इतना अजीब क्यों था? इसका क्या मतलब था? लू टिंगजियाओ वाकई ये सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसे डर भी था कि ये इंटरनेट की बोलचाल की भाषा है। अगर उसने पूछा तो पिछली बार की तरह उनके बीच पीढ़ी का अंतर उजागर हो सकता था। इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। एक दूसरे से दोस्ती करने के बाद निंगशी ने उसे सारी तस्वीरें भेज दी। जब लू टिंगजियाओ को तस्वीरें मिलीं तो उसने अनजाने में देखा कि निंगशी का व्यक्तिगत हस्ताक्षर था। एक दिन मैं तलवार लेकर दुनिया के हर विश्वासघाती कुत्ते का वध कर दूंगी। लू टिंगजियाओ। सारी तस्वीरें भेजने के बाद निंगशी को एहसास हुआ कि लू टिंगजियाओ उसके हस्ताक्षर को बड़ी उलझन भरी नजरों से देख रही थी। शर्मिंदगी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अजीब तरह से समझाया, उसके बारे में, जब मैं जूनियर हाई स्कूल में एक अजीब दौर से गुजर रही थी तब यही मेरा हस्ताक्षर था और मैं इसे बदलना भूल जाती थी। क्या यह इतना डरावना है? लू टिंगजियाओ हल्के से हंसा, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब वह व्यक्ति बन जाएगा जो उसे ये हस्ताक्षर बदलने पर मजबूर करेगा। मेरे यूजरनेम खांसी के बारे में भी, यह मंगल ग्रह की भाषा में है। यह उन दिनों ऑनलाइन बहुत लोकप्रिय था। अब ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं इसे बदलने के लिए बहुत आलसी भी हूँ। निंगशी ने सिर खुजलाते हुए समझाया, बुरा नहीं है, क्या आप मेरी भी कुछ ऐसी ही चीज बदलने में मदद कर सकते हैं? लू टिंगजियाओ ने अनुरोध किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह बुरा नहीं है? निंगशी लू टिंगजियाओ के स्वाद से डर गई। हाँ, लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। तो फिर मैं तुम्हें एक नाम सोचने में मदद करूंगी। निंगशी को वादा करने के तुरंत बाद ही पछतावा हुआ। वह सोच भी नहीं सकती थी कि लू टिंगजियाओ के वीचैट दोस्त कैसी प्रतिक्रिया देंगे जब वे उसे अपना यूजरनेम मंगल ग्रह की भाषा में बदलते देखेंगे। वह कितना शानदार नजारा होगा। धन्यवाद। लू टिंगजियाओ शायद ही कभी वीचैट में लॉग इन करते थे। इस बार लॉग इन करने के कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि उनके पारिवारिक ग्रुप चैट में काफी सारे संदेश आ गए थे। पता चला कि उसके माता पिता अपने रिश्तेदारों से शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने अपने प्यारे पोते को बहुत दिनों से नहीं देखा क्योंकि उनके बड़े बेटे को हाल ही में एक लड़की मिली थी जिसमें उसकी रुचि थी और वह उसे पूरे जोश से पाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उन्होंने उसके घर जाकर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। जब वे शिकायत कर रहे थे तो उनका स्वर शेखी बघारने जैसा था। हा, हमारे सबसे बड़े बेटे को आखिरकार एक लड़की में दिलचस्पी हो गई है। एक लड़की। लू टिंगजियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि अपने माता पिता की बात सुनकर हंसे या रोए। इसके बाद उसने निंगशी द्वारा भेजी गई सारी तस्वीरें ग्रुप में अपलोड कर दी। कुछ सेकंड बीतने के बाद पूरे परिवार के ग्रुप चैट में विस्फोट हो गया। टीएल नोट, मार्टियन भाषा चीनी टाइपिंग का एक अलग तरीका है जहां सामान्य अक्षरों को संख्याओं, प्रतीकों या समान दिखने वाले विदेशी अक्षरों, जैसे जापानी, से बदल दिया जाता है। सोचिए कि लोग L33T या 4LPH4B3T जैसी इंटरनेट स्लैंग के लिए अक्षरों को संख्याओं से कैसे बदल देते हैं। यदि आप अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो यहाँ विकिपीडिया लेख का लिंक दिया गया है https://n.wikipedia.org/wiki/martian_language। अध्याय 112
भाभी अविश्वसनीय है। हर किसी की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि अनंत लड़की के राजा लू टिंगजियाओ ने अप्रत्याशित रूप से पारिवारिक समूह चैट में एक जंगली उपस्थिति दर्ज कराई थी। उनकी दूसरी प्रतिक्रिया थी, हे भगवान, पिता और पुत्र की यह जोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे वे किसी पत्रिका से निकल कर आए हों। वे सचमुच लिटिल ट्रेजर को चुराकर घर लाना चाहते थे। वे वास्तव में अपनी बेटियों का विवाह भी करना चाहते थे। यदि आधुनिक समाज निकट संबंधियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाता तो परिवार के अनगिनत सदस्य जिनकी बेटियां थीं, विवाह कराने के प्रयास में पहले ही आत्महत्या कर चुके होते। ओह, मेरा पोता कितना प्यारा है। ओह, मेरा बेटा कितना सुंदर है। श्रीमती लू इतनी भावुक हो गईं कि उन्हें समझ नहीं आया कि पहले किसकी तारीफ करें। टिंगजियाओ, तुम्हारे और लिटिल ट्रेजर के लिए ये कपड़े किसने चुने? क्या तुम्हें वो युवती पसंद थी? एक नज़र में ही श्रीमती लू ने गौर किया कि ये कपड़े बिल्कुल भी उसके बेटे के स्टाइल से मेल नहीं खाते। हाँ, मुझे तो बस इतना पता था कि तुमने इस तरह के कपड़े नहीं चुने होंगे। देखो, कितने चटकीले रंग हैं, कितने आकर्षक लग रहे हो। ये तुम्हारे उन नीरस और उबाऊ कपड़ों से बिल्कुल अलग हैं जो तुम हमेशा पहनते हो। तुमने तो लिटिल ट्रेजर को भी ऐसे ही नीरस और उबाऊ रंग पहनाए हैं। इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारे घर में एक औरत की सचमुच जरूरत है। क्या तस्वीरें भी उसी ने ली थीं? श्री लू भी पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, एक बार फिर लू टिंगजियाओ ने एक ही शब्द में जवाब दिया, बुरा नहीं। श्री लू स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न थे। बचपन में भी लू टिंगजियाओ को अपनी तस्वीरें खींचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लिटिल ट्रेजर को तो अपनी तस्वीरें खींचवाना और भी ज्यादा नापसंद था। इसलिए इस पिता पुत्र की तस्वीरें बेहद दुर्लभ थीं और दोनों की साथ में पोज देती हुई तस्वीरें तो और भी कम थीं। मिस्टर और मिसेज लू दोनों ने मिलकर चुपचाप सारी तस्वीरें सेव कर लीं। अरे, मेरी होने वाली भाभी तो कमाल की हैं। उन्होंने किसी तरह तुम्हें इस रंग के कपड़े पहना दिए और तुम्हारी आज्ञाकारी तस्वीरें खींचवाईं। मैंने तुम्हें एक सूट दिया था जिसका रंग लगभग इसी जैसा था और तुम्हारे चेहरे पर कितनी घृणा थी। तुमने तो मेरी पसंद की भी आलोचना की। इस बार लू जिंगली ही बोलने वाली थी। चूंकि लू जिंगली सामने आ गई थी और दूसरे पक्ष को मेरी होने वाली भाभी कह रही थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। सभी ने पूछताछ शुरू कर दी ताकि पता लगाया जा सके कि लू टिंगजियाओ जिस लड़की को पसंद करती थी वह किस परिवार से थी। लू टिंगजियाओ ने तुरंत 2 शब्दों में जवाब दिया, निजी मामला। उनका मतलब था, यह मेरा निजी मामला है, किसी को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं है। इसलिए जो लोग स्थिति की जांच करने के लिए तैयार हो रहे थे वे अब जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का साहस नहीं कर सके। लू टिंगजियाओ इस विशाल लू परिवार के शीर्ष पर थे। उनका अस्तित्व एक सम्राट के समान था। लू परिवार का गौरव और सम्मान और लू परिवार का सम्मान और वैभव सब उन्हीं पर निर्भर थे। निस्संदेह उनके शब्द किसी शाही आदेश की तरह थे। उस समय एक और व्यक्ति था जिसने पारिवारिक समूह चैट में तस्वीरें और चैट संदेश दिखे थे, जियांग मुये। जियांग मुये ने बिना हिले शब्दों को देखा, क्या यह वही युवती थी जो तुम्हें पसंद थी? काफी देर तक घूरने के बाद उसने तुरंत निंगशी को एक निजी संदेश भेजा। निंगशी, क्या तुमने लू टिंगजियाओ और लिटिल ट्रेजर की तस्वीरें लीं? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने हमें देखा? निंगशी को याद आया कि जियांग मुये का भी आज कोई सीन फिल्माने का नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद ये बदमाश फिर से चुपके से आ गया होगा। मेरे चाचा ने तो दिखाने के लिए इन्हें फैमिली ग्रुप चैट में अपलोड कर दिया। सब तारीफ कर रहे हैं। निंगशी तुरंत खुश हो गई और जल्दी से टाइप किया, हा, सच में? क्या वे अच्छी तस्वीरें लेने के लिए मेरी तारीफ कर रहे हैं? जियांग मुये इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपना फोन लगभग फेंक दिया। क्या आप यहाँ मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? तो फिर मुझे किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जियांग मुये असल में ये कहना चाहता था कि लू टिंगजियाओ ने ग्रुप चैट में खुद कबूल किया है कि जिस लड़की को वह पसंद करता है उसने उसके लिए तस्वीरें ली थीं। लेकिन ये सोचकर कि वह उसे पहले ही 3 बार यह बता चुका है, उसने अचानक सोचा कि यह सबूत काफी नहीं है। बहुत मुमकिन है कि उसे उससे एक और मार भी खानी पड़े। इसलिए उसने सोचा कि जब तक उसे कोई ठोस सबूत न मिल जाए जिससे वह उसे पूरी तरह से मना सके, तब तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। कल हमारे साथ सीन है, देर मत करना। जियांग मुये ने बात बदल दी। मैं कब देर से आया हूँ? अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो एक किसिंग सीन जरूर होगा। अगर कल तुम्हारे मुंह से लहसुन या डुरियन की जरा भी गंध आए तो समझो मर गया। अध्याय 113। 3 महीने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए। अपना खाना खत्म करने के बाद निंगशी काफी देर तक हिचकिचाती रही और अंततः लू टिंगजियाओ को ढूंढने चली गई। शांत बालकनी में लू टिंगजियाओ ने उस पर कोई जोर नहीं दिया। वह बस चुपचाप खड़ा रहा, धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार करता रहा। निंगशी ने गहरी सांस ली। आखिरकार अपना फैसला सुनाने से पहले उसने बगल में बैठे आदमी की तरफ देखा। उसने कहा, लू टिंगजियाओ, मैंने तुम्हारी कही हर बात पर सोच विचार कर लिया है। मैं वादा करती हूँ कि मैं अगले 3 महीने यहीं रहूंगी। हालांकि 3 महीने पूरे होते ही मुझे जाना ही होगा। हालांकि उनके बीच कुछ भी नहीं था, फिर भी अविवाहित स्त्री के रूप में किसी और के घर में रहना संदिग्ध था। इससे अनावश्यक गलतफहमियां पैदा हो सकती थीं। शुक्रिया। लू टिंगजियाओ ने राहत के भाव दिखाए, साथ ही उसकी आंखों में एक गहरी छिपी हुई चमक उठी। क्या कल फिल्मांकन है? लू टिंगजियाओ ने पूछा। निंगशी ने एक लंबी सांस ली और फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसकी बेचैनी देखकर लू टिंगजियाओ ने प्यार से पूछा, क्यों? क्या कल के दृश्य निभाना मुश्किल है? निंगशी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और रेलिंग पर टिक गई, फिर खुद से बुदबुदाते हुए बोली, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है।
और ये तो बस एक किसिंग सीन है, लेकिन मुझे जिस इंसान को किस करना है वो जियांग मुये है। मुझे बस डर है कि मैं खुद को भूल जाऊंगी और बीच में ही उसे मार दूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, हो सकता है मैं इसे एक मजाकिया सीन में बदल दूं। चुंबन दृश्य। लू टिंगजियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि इस फिल्म में ऐसे दृश्य होंगे, फिर भी वह जानबूझकर इस मुद्दे को टाल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपना नियंत्रण खो न दे और कुछ ऐसा कर दे जिससे वह उससे नफरत करने लगे। तभी निंग शी को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना सिर पीटते हुए कहा, अच्छा लू टिंगजियाओ, एक बात है जिसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। क्या? लू टिंगजियाओ ने थोड़ा विचलित होकर पूछा। मुझे अभी पता चला है कि फिल्म में आखिरी मिनट में निवेश करने वाले व्यक्ति सेकंड मास्टर लू थे, और आपने ही मुझे दूसरी नायिका के रूप में रखने का आदेश दिया था। इसके लिए धन्यवाद। निंग शी ने तहे दिल से और पूरी कृतज्ञता के साथ उनका धन्यवाद किया। ये बहुत अच्छा है कि आप मुझे दोष नहीं देते। क्या मैं इतना भेदभाव नहीं करता? मैं उन चीजों के लिए जरूर आभार व्यक्त करूंगा जिनके लिए मुझे आभारी होना चाहिए। इसका जिक्र मत करो, ये तो बस एक सुविधाजनक कार्रवाई थी। सच्चाई ये थी कि उसने ये सब उसके लिए किया था, और जियांग मुये ही वह व्यक्ति था जिसे इससे सचमुच फायदा हुआ था। निंग शी ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैंने तो बस यूं ही फायदा उठा लिया है। सिर्फ शुक्रिया अदा करना मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए काफी नहीं है। जब मैं बाद में फ्री होऊंगी तो क्यों न मैं तुम्हारे और लिटिल ट्रेजर के लिए खाना बनाऊं। हालांकि मैं अक्सर खुद खाना बनाने में बहुत आलस करती हूँ, लेकिन मेरा खाना वाकई लाजवाब होता है। सच कहूँ तो अगर मैं मनोरंजन जगत में नहीं आती तो शायद मैं शेफ बन जाती। लू टिंगजियाओ हल्के से मुस्कुराई, तो फिर मैं इसका इंतजार करूंगी। अगले दिन निंग शी अभी अभी मूवी सिटी पहुंची ही थी कि उसने सेट के पास महिलाओं के एक बड़े समूह को देखा, जिनके बीच में एक बेहद आकर्षक सुनहरा सिर था। एक नजर में ही वह पहचान गई कि ये जियांग मुये और उसकी युवा महिला प्रशंसक हैं। निंग शी ने अनजाने में ही रास्ता बदलने के बारे में सोचा। उसने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वो चुपके से भागने वाली होगी, चीख निकल जाएगी। ये तो निंग शी है। निंग शी ने मन ही मन सोचा कि अब उसका अंत हो गया है, लेकिन जैसे ही वह अपना बचाव करने वाली थी, लड़कियों का समूह उसके सामने कुछ पंक्तियों में खड़ा हो गया और कमर झुकाकर कहने लगा, हमें खेद है। जब उन्होंने माफी मांग ली तो वे उसे घूरते हुए आंखें फाड़े खड़े रहे और एक साथ बातें करने लगे। मिस निंग शी, माफ करना, पिछली बार हमारी गलतफहमी थी। कृपया हम जैसे लोगों को गंभीरता से न लें। आपको मेंग चांगे का किरदार निभाते रहना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी एक्टिंग तो कमाल की है। हमें जियांग मुये के साथ आपका सीन बहुत पसंद आया। मैंने उस 10 सेकंड की क्लिप को पूरे दिन घर पर बार बार चलाया। ठीक है। निंग शी लड़कियों की हरकतों से इतनी हैरान थी कि उसने अनजाने में जियांग मुये की ओर देखा। अध्याय 114। मैं ही हूँ जो तुम्हें जबरदस्ती चूम रहा हूँ, जियांग मुये ने काफी उत्साह से समझाते हुए कहा। क्या निर्देशक बुओ ने फिल्म के कुछ मुख्य अंश पहले ही जारी नहीं किए थे? दिखाए गए क्लिप में से एक वह बॉन्डेज सीन था जो हमने पिछले दिनों शूट किया था। उसके बाद वे आपके विरोधी से आपके सबसे कट्टर प्रशंसक बन गए। क्या वे सचमुच मुझे परेशान होते देखकर इतने खुश होते हैं? तो यही हुआ। मशहूर हस्तियों के दीवाने बहुत कम प्रशंसक अपने आदर्शों से असल जिंदगी में संपर्क करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनकी संभावनाएं बहुत कम होती थीं। इस तरह फिल्में वगैरह प्रशंसकों के लिए अपनी कल्पनाओं को जीने का जरिया बन गईं। अगर कोई महिला स्टार आपके पुरुष आदर्श के साथ किसी दृश्य में अभिनय करने वाली हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया थोड़ी ईर्ष्या हो सकती है, खासकर अगर वह महिला स्टार बहुत बुरा अभिनय करे तो आपको लगेगा कि आपके आदर्श के साथ अन्याय हुआ है, जिससे काफी विरोध होगा। हालांकि इसके विपरीत प्रशंसक भी अपने आदर्श के साथ अभिनय करने वाले व्यक्ति होने का दिखावा करेंगे और इससे काफी संतुष्टि प्राप्त करेंगे। निंग शी की वर्तमान स्थिति यही थी। मुये, मैंने सुना है कि आप दोनों के कई अंतरंग दृश्य हैं। क्या ये सच है? क्या आपके कोई चुंबन दृश्य हैं? एक प्रशंसक ने उत्साह से पूछा। जियांग मुये ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, दरअसल आज हमारे पास एक है। प्रशंसकों में उत्साहपूर्ण चीखों की लहर उठी। क्या हम देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं? छोटी लड़कियों ने शोर मचाते हुए पूछा। आज हम जिस दृश्य की शूटिंग कर रहे हैं वह बाहर होगा, इसलिए आपको बाहर से दिखाई देना चाहिए। हालांकि ये काफी दूर होगा, इसलिए शायद आप साफ साफ न देख पाएं। जियांग मुये ने जवाब दिया। ये ठीक है, हम सभी तैयार होकर आए हैं। सभी लड़कियों ने प्रशंसकों के लिए एक जरूरी वस्तु निकाली, दूरबीन। निंग शी अवाक रह गई। इतने सारे लोगों को देखते हुए दबाव उसके ऊपर पहाड़ की तरह बढ़ रहा था। ब्रेक रूम में निंग शी खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, चुंबन दृश्य की बात करें तो असल में वह कौन सा दृश्य था? हाल ही में बहुत कुछ हुआ था और फिल्मांकन का क्रम भी काफी बदल गया था। उसे बस एक मोटा मोटा अंदाजा था, लेकिन उसे पूरी जानकारी नहीं थी। जियांग मुये ने उत्साहित होकर स्क्रिप्ट पलटी। ये फूलों वाले लालटेन वाला दृश्य है। मैंने कल रात निर्देशक से इसके बारे में पूछा था। निंग शी को कहानी याद आए। फूलों का लालटेन उत्सव, क्या यही वह दृश्य नहीं है जहां मेंग चांगे और सुन हुआनकी का पहला चुंबन होता है? हाँ, वही है। इतना कहकर जियांग मुये की भौहें ऊपर उठ गईं और वह सावधानी से उसके पास गया और सूंघते हुए बोला, क्या तुम्हें याद है मैंने कल क्या कहा था? तुमने कुछ ऐसा नहीं खाया जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, है ना? निंग शी ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या मैं तुम्हें इतनी अव्यावसायिक लगती हूँ? याद है तुमने अभी क्या कहा था? अगर तुम मेरा रोल करोगी तो मैं डायरेक्टर को बता दूंगा।
जियांग मुये ने अविश्वास से उसे घूरा। इस आदमी ने उसे कई बार धोखा दिया था, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपनी हिफाजत में ढील दे। निंगशी ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। तुम कितने बड़े हो? क्या तुम अब भी टीचर को बताओगे? क्या तुम बचपने वाले नहीं हो? जियांग मुये ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं अब आपसे बात नहीं करने वाला। मैं इस दृश्य में कैसे अभिनय करूंगा, इस पर शोध करने जा रहा हूँ। निंगशी ने एक ही झटके में अपनी कुर्सी पलट दी। तुम क्या खोजबीन करने वाले हो? खैर, तब तक मैं ही तुम्हें जबरदस्ती चूम लूंगा। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जियांग मुये, अरे, क्या वह यह नहीं जान सका कि जबरदस्ती किस कैसे किया जाता है? आप क्या पूछना चाहते हैं? जियांग मुये ने गुस्से से पूछा। वे जिया किंग की भूमिका के साथ क्या करने जा रहे हैं? जाहिर है वे उसे बदल देंगे। मैंने मिंगे को कहते सुना कि उसकी जगह हमारे गोल्डन एज एंटरटेनमेंट से कोई आएगा। लगता है कोई नई गायिका होगी। वह काफी खूबसूरत है, लेकिन उसे अभिनय का जरा भी अनुभव नहीं है। उसे देखना मुश्किल होगा। हाँ, क्या तुमने सुना कि जिया किंग के साथ क्या हुआ? जिया किंग के बारे में क्या? निंगशी को समझ नहीं आया। और क्या हो सकता था? ये मामला इतना बढ़ गया कि उसके शुगर डैडी की पत्नी को पता चल गया। पत्नी ने लोगों को जिया क्विंकिंग को सड़कों पर नंगा करके पीटने के लिए कहा। फिर ऐलान किया कि उसे राजधानी से भाग जाना होगा, वरना अगली बार जब वे मिलेंगे तो वो जिया क्विंकिंग को मार डालेगी। मुझे अब भी डर था कि वो औरत कोने में धकेलकर तुम्हारे साथ कुछ कर देगी, लेकिन लगता है अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग मुये की बात जारी रही। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। निंगशी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया? इसी समय बाहर से डायरेक्टर की आवाज सुनाई दी। निंगशी, मुये, जाओ अपनी पोशाकें पहन लो। अगले सीन में तुम्हारी बारी है। अध्याय 115, तूफान से पहले की शांति। इस समय रात बस ढल ही रही थी, रोशनी भी अच्छी थी। प्रॉप्स टीम ने मंच को पहले ही ठीक से सजा दिया था और सभी कलाकार अपनी जगह पर थे। पोशाक बदलने के बाद जियांग मुये को वास्तव में घबराहट महसूस होने लगी, जो उसके लिए सामान्य बात नहीं थी। सच कहें तो हालांकि उसने पहले भी निंगशी को डेट किया था, लेकिन उसने उसकी उंगलियां भी नहीं छुई थीं। उसे चूमना तो दूर की बात थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पहली बार उसे डेट करते समय नहीं, बल्कि फिल्मांकन के दौरान चूमेगा। जैसे ही वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस ले रहा था, एक जोरदार झटका उसकी पीठ पर लगा। एक सुंदर पोशाक पहने, ऊंची चोटी बनाए बालों में निंगशी ने बेरुखी से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या कर रहे हो, गोरे? घबराए तो नहीं हो? मुझसे दूर हटो। कौन घबरा रहा है? मैंने जितने किसिंग सीन किए हैं, वो तुमने जितनी बार चावल खाए हैं, उससे कहीं ज्यादा हैं। जियांग मुये ने नाखुशी से उसे दूर धकेल दिया। जिस कंधे पर वो टिकी हुई थी, उसमें मानो आग लग गई हो। यह इस समय था कि गुओ किशेग चिंतित होकर आए। हम इस दृश्य से सभी असंबंधित कर्मियों को हटाने में असमर्थ हैं। क्या आप दोनों ठीक होंगे? आमतौर पर इस तरह के दृश्यों की शूटिंग के दौरान वे कभी कभी असंबंधित लोगों को घटनास्थल से दूर ले जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अभिनेताओं को असहजता महसूस न हो और इसका असर उनकी शूटिंग पर न पड़े। निंगशी ने सहज भाव से कंधे उचकाए। मैं ठीक हूँ। सीनियर जियांग ने कहा है कि उन्होंने जितने किसिंग सीन किए हैं, उतने मैंने चावल नहीं खाए हैं, इसलिए वो बिल्कुल ठीक होंगे। गुओ किशेग जोर से हंसे। तो फिर हम अभी शुरू करेंगे। फिर उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, चूंकि यह पूरी फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण चुंबन है, इसलिए मेरे मानक थोड़े ऊंचे होंगे। हालांकि चूंकि आप दोनों ने अभी अभी साथ काम करना शुरू किया है, इसलिए अगर शुरुआत में आप इसे ठीक से नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम इसे धीरे धीरे करेंगे, और अगर हमें कई टेक लेने पड़े तो भी कोई बात नहीं। निर्देशक की यह बात सुनकर कि वे इस दृश्य को कुछ और बार आजमा सकते हैं, जियांग मुये के मुंह का कोना सिकुड़ गया। उसे जरा भी तसल्ली नहीं हुई, उल्टे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। आज उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। वो तो बस एक किसिंग सीन था, फिर उसका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा था? किसी को भी अपने सिर के ऊपर मक्खी के आकार के हाई डेफिनेशन कैमरा ड्रोनों के चक्कर लगाते हुए नजर नहीं आया। सेट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक गली में एक काली कार चुपचाप खड़ी थी। कार के अंदर पीछे की सीट पर लगी स्क्रीन पर सेट से कई वीडियो स्ट्रीम प्रक्षेपित किए जा रहे थे। लू टिंगजियाओ ने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था और उसकी कमीज के बटन पूरी तरह से बंद थे। उसकी पतली उंगलियां उसके माथे को सहारा दे रही थीं। स्क्रीन से आ रही रोशनी उसकी काली पुतलियों पर पड़ रही थी। जब वह बिना कुछ बोले स्क्रीन पर पूरी पोशाक पहने लड़की को देख रहा था, उसके बगल में बैठा लू जिंगली एक पल खिड़की से बाहर देखता तो अगले ही पल कार की स्क्रीन को घूरने लगता। उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। भाई, क्या तुम्हें सच में बिना कुछ किए बस ऐसे ही देखना है? तो फिर घर पर ही क्यों नहीं बैठे ताकि देखना ही न पड़े? खुद को इस तरह क्यों सताते हो? इतना कहने के परिणामों से डरते हुए वह अपने प्यारे भाई के चेहरे को घूरने लगा, जो इस समय सांझ के उजाले में डूबा हुआ था। वह मन ही मन बुदबुदाया, वह खामोशी में नहीं फट रहा है तो हम सब खामोशी में ही मरेंगे। मुझे इस बारे में बुरा क्यों लग रहा है? आखिरकार वह लू टिंगजियाओ के साथ बड़ा हुआ था, इसलिए वह उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझता था। यह आदमी बाहर से बहुत ठंडा और घमंडी दिखता था और ऐसा लगता था कि उसकी कोई इच्छाएं नहीं थीं। दरअसल जिस किसी चीज को भी उसने अपना क्षेत्र मान लिया था, उसके प्रति उसके मन में बेहद भयानक अधिकार बोध होता था। जब से निंगशी आई थी, लू टिंगजियाओ ने उसे सिर्फ अपने सबसे चमकदार और गर्मजोशी भरे चेहरे दिखाए थे। हालांकि लू जिंगली जानती थी कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे कुछ भी नहीं मिल सकता। यह एक शिकारी जानवर का धैर्य था।
ये दिखावा एक भी वार नहीं झेल पाएगा। कोई नहीं कह सकता कि कब यह एक धमाके के साथ टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से वह बेचैनी से जी रहा था। जब उसे पता चला कि वह लड़का जियांग मुये पहले भी निंगक्षी को डेट कर चुका है तो उसने उसके लिए खूब पसीना बहाया था। हाँ, ये देखते हुए कि वह बच्चा उसका भतीजा था, उसे बाद में उसे चेतावनी देने का मौका मिल ही जाएगा, वरना समय आने पर उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। अध्याय 116। यदि वे सचमुच चुंबन करें तो क्या सब कुछ नरक में नहीं चला जाएगा। फिल्मांकन शुरू हुआ। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगी लालटेनें और लालटेन पहेलियां बेचने वाले खड़े थे। आम लोग हाथों में लालटेनें लिए इधर उधर भाग रहे थे और आसपास का माहौल हंसी खुशी से भरा हुआ था। मेंग चांगे ने सन हुआनकिंग को अस्पताल से बाहर खींच लिया था, जहां उसे मरीजों की देखभाल के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया था। जैसे ही वे आगे बढ़े, कैमरा उन दोनों का पीछा करता रहा। तस्वीर में एक युवक और युवती चांगोन की जगमगाती सड़कों पर तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दिए। वह दृश्य शब्दों से परे खूबसूरत था। इस दृश्य में ज्यादा संवाद नहीं थे, इसके बजाय मुख्य ध्यान दृश्यों और मुख्य कलाकारों के चेहरे के भावों में आए बदलावों पर था। मेंग चांगे उत्साह से भरा हुआ था। सुन हुआनकिंग पहले तो हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में उस युवती के उत्साह से प्रभावित होकर वे दोनों लोगों की भीड़ के बीच से एक साथ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद सुन हुआनकिंग को अचानक एहसास हुआ कि लड़की अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए है, इसलिए वह जल्दी से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इसके विपरीत मेंग चांगे ने जिद करके उसका हाथ और भी जोर से पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं हुई। उसके हाव भाव साफ कह रहे थे, ये हाथ मेरा है। सुन हुआनकिंग ने चिंतित होकर कहा, मिस मेंग, कृपया गरिमा के साथ व्यवहार करें। पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। मेंग चांगे ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरा, तुम तो बड़े बेवकूफ किताबी कीड़े हो। अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं और हम अलग हो जाएं तो क्या होगा? अगर हम अलग हो गए तो ऐसा ही होगा, सन हुआनकिंग ने नाराजगी से कहा। सुन हुआनकिंग, तुम। मेंग चांगे ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया और भीड़ में कूद गया। जैसे जैसे वह उसकी लाल आकृति को भीड़ में धीरे धीरे गायब होते देख रहा था, सुन हुआनकिंग का चेहरा धीरे धीरे बेचैन होता गया। हाल ही में राजधानी में एक अफवाह फैली थी कि एक बलात्कारी घूम रहा है। कई घरों की युवतियां लापता हो गई थीं। आज सड़कों पर बहुत अफरा तफरी मची हुई थी और वह तो बस एक लड़की थी। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? सुन हुआनकिंग को अब सिर्फ मेंग चांगे की चिंता थी। वह पूरी तरह भूल गया था कि वह एक छोटी सी शैतान है। अगर वह बलात्कारी से टकरा भी गई तो भी वह बलात्कारी का बदकिस्मत दिन होगा। कैमरे का लेंस सुन हुआनकिंग पर नजर रखने लगा, जो लगातार भीड़ में मेंग चांगे को ढूंढ रहा था। जैसे ही वह हताशा से गिरने ही वाला था, किसी ने अचानक उसके कंधे पर थपथपाया। जब वह मुड़ा तो उसके सामने शैतान का मुखौटा पहने एक व्यक्ति खड़ा था। वह प्रसन्न स्वर में बोली, डॉक्टर सन, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? जब उसने उस लड़की की परिचित आवाज सुनी तो सुन हुआनकिंग अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सका और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मेंग चांगे ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर रूढ़िवादी सुन हुआनकिंग इस तरह से व्यवहार करेंगे और तुरंत ही ठिठक गए। अगले दृश्य में मेंग चेंगे सुन हुआनकिंग को चूमने की पहल करने वाली थी। दूर से देख रहे प्रशंसक इतने उत्साहित थे कि उनकी सांसें रुक गईं और वे दृश्य पर टकटकी लगाए बैठे रहे, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अपनी कल्पना से ही उन्हें पता था कि उन दोनों का पहला चुंबन बेहद खूबसूरत होगा। उसी समय कोई और भी था जो अपनी सांसें रोके हुए था। वह व्यक्ति लू जिंगली था, जो एक काली कार में बैठा था। लू जिंगली सिहर उठा और खिड़की से चिपक गया ताकि अपने भाई से जितना हो सके दूर रहे। वह इतना डर गया था कि उसने अपनी आंखें भी बंद कर लीं, क्योंकि वह लगातार देखता नहीं रह सकता था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसका भाई बिना कुछ किए देखता रहेगा। जब निंगक्षी ने सिर्फ जियांग मुये का हाथ थामा था और दोनों गले भी मिले थे, तब कार का तापमान लगभग 0 से नीचे चला गया था। अगर उन्होंने सच में किस कर लिया होता तो क्या सब कुछ बिगड़ नहीं जाता? क्या अगले ही पल खून खराबा होने वाला था? लू जिंगली ने बहुत दिमाग लगाया, फिर भी वह यह नहीं समझ पाया कि उसका भाई निंगक्षी को नाराज किए बिना इस घटना को कैसे रोक पाएगा। लू जिंगली ने सावधानी से अपनी उंगलियों की दरारों से स्क्रीन पर झांका तो देखा कि निंगक्षी ने धीरे से अपना मुखौटा उतार दिया। जियांग मुये को प्यार से देखा और फिर जियांग मुये को अपने करीब खींचने के लिए उसके गले में हाथ डाल दिया। अब सब खत्म हो गया था, कोई मरने वाला था। जैसे ही लू जिंगली मन ही मन वेदना से कराह रहा था, पृष्ठभूमि में लगे सभी रंगीन लालटेन अचानक बुझ गए। ऐसा लगा जैसे उसके भाई के चुपचाप भड़कते गुस्से ने उन्हें बुझा दिया हो। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक था। अध्याय 117। क्या आप अब प्रकृति की अवहेलना कर रहे हैं? बारिश हो रही है। भीड़ से खतरे की चीखें सुनाई दी। चूंकि रंगीन लालटेनें कागज और गोंद से बनी थीं और अधिकांश कमल लालटेनें खुले में थीं, इसलिए बारिश से वे तुरंत बुझ गईं। निंगक्षी, जो अभी चुंबन की शुरुआत करने ही वाली थी, इस अचानक बदलाव से अचानक रुक गई। उसने अनजाने में अपना सिर ढकने के लिए हाथ उठाया। अचानक बारिश क्यों शुरू हो गई? अरे उफ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ओले पड़ रहे हैं? जियांग मुये इतना घबरा गया था कि उसकी धड़कन लगभग रुक गई थी। जब उन्हें दृश्य काटने के लिए मजबूर किया गया तो उसकी सांस घुट रही थी और वह बेहोश होने के कगार पर था। धिक्कार है, क्या हाल ही में सूखा नहीं पड़ा है? कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, आज इतनी गर्मी है, ओले कैसे पड़ सकते हैं? कार में लू जिंगली के चेहरे पर स्तब्धता का भाव था। बारिश हो रही थी, अभी तो मौसम ठीक था,
बारिश कैसे हो सकती है? अरे रुको, गाड़ी की छत से आती धमकियां सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ओले भी गिर रहे हों। इस पल लू जिंगली के दिमाग के सारे पहिए घूम गए और फिर वह अपने बिल्कुल भी हैरान न हुए। पत्थर जैसे चेहरे वाले भाई की ओर मुड़ा, उसका मुंह ऐंठ गया। लू जिंगली अवाक रह गया। भाई, तुमने तो बारिश भी करवा दी। क्या तुम कुदरत को चुनौती दे रहे हो? और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है? भगवान के लिए, ओले तो पड़ ही रहे हैं। ये देखकर कि फिल्मांकन रुक गया है, लू टिंगजियाओ के आसपास का दबाव ज्वार की तरह कम हो गया। उसके पतले होंठों से एक ही शब्द निकला, ड्राइव। जी हाँ, सबसे बड़े युवा स्वामी। ड्राइवर ने इंजन चालू किया और रात के अंधेरे में कार चुपचाप वहां से चली गई। गुओ किशेक को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति आएगी। वह बार बार हाथ मल रहा था। अगर वे अभी फिल्मांकन जारी रख पाते तो यह एक बेहतरीन दृश्य होता। भूल जाओ, खुशियों की राह रुकावटों से भरी है। चलो आज का काम निपटाते हैं। खैर अभी सब लोग मत जाओ। चलो आज रात हम सब साथ में खाना खाएंगे। पिछली बार हम मुये को स्वागत भोज नहीं दे पाए थे, इसलिए आज उसकी भरपाई कर लेंगे। गुओ किशेग ने भीड़ को आवाज दी। हाल ही में क्रू में काफी ड्रामा चल रहा था। रात्रि भोज के लिए एकत्र होने से उन्हें अपनी उलझी हुई भावनाओं को शांत करने में मदद मिलेगी। मौसम में अचानक आए बदलाव से अब तक बेसुध पड़े चालक दल के सदस्यों में तुरंत जोश भर आया। सभी खुशी से चिल्ला उठे। जियांग मुये ने जवाब में एक बेजान चीख मारी। वह स्पष्ट रूप से बुरे मूड में था। निंग क्षी ने उसकी ओर तौलिया फेंका। ये कैसा भाव है? क्या तुम निराश हो कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती चुमा नहीं? बकवास। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ वो सीन दोबारा करना पड़ेगा। जियांग मुये ने उसे घूरा, फिर चेतावनी भरे भाव से कहा, आज रात तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। मुझे क्या परेशानी हो सकती है? ऐसा कहते हुए निंगशी ने हमेशा की तरह लू टिंगजियाओ को सूचित करने के लिए एक संदेश भेजा। जियांग मुये ने चुपके से अपने फोन को देखा, ये देखते हुए कि वह क्या भेज रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। छोटी निंगशी, आपने अपना वीबो उपनाम कब बदला? उसका उपनाम माई लोनली एम्प्टर लॉस से बदलकर लिटिल शुगर शी हो गया था। ओह, ये लू टिंगजियाओ की वजह से है, निंगशी ने जवाब दिया। जियांग मुये की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। लू टिंगजियाओ ने तुम्हें इसे बदलने पर मजबूर किया। तुमने इसे सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि उसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। वह उपनाम जो तुमने इतने सालों तक इस्तेमाल किया था, वह उपनाम जिसे तुमने बदलने से इनकार कर दिया था। भले ही मैंने उसका कितना भी मजाक उड़ाया हो क्योंकि तुम बहुत आलसी थे, तुमने इसे उसी क्षण बदल दिया जब उसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। निंगशी ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। क्या तुम बिना किसी बात पर इतना परेशान होना बंद कर सकते हो? उसने मुझे बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। ठीक है, तो फिर आपने इसे क्यों बदला? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मुझसे इसे बदलवाने के लिए नहीं कह रहा था और उसने तो यहाँ तक कहा था कि यह उपनाम बहुत अच्छा है। वह चाहता था कि मैं उसका उपनाम बदलकर कुछ ऐसा ही रखूं। जियांग मुये, अरे, उसके चाचा को तो लड़कियों को पटाने का हुनर था, ऐसा भी कुछ काम आ सकता है? निंगशी ने आह भरी। मेरे जैसा सख्त आदमी अगर इस तरह का चौंकाने वाला नाम इस्तेमाल करे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बड़ी कंपनी की सीईओ होने के नाते अगर मैं किसी तरह उसे मंगल ग्रह की भाषा बोलने के लिए प्रभावित कर दूं, तो क्या ये पाप नहीं होगा? इसलिए मुझे उसे बहुत देर तक किसी तरह समझाना पड़ा कि मंगल ग्रह की भाषा पुरानी हो चुकी है और यह साबित करने के लिए मैंने अपना उपनाम बदल दिया। अध्याय 118, पूर्व प्रेमियों के बीच मुलाकात। निंगशी को टाइप करने में बहुत आलस आ रहा था, इसलिए उसने बस एक वॉइस मैसेज भेजा। मिस्टर लू, आज रात क्रू के साथ मेरा डिनर है। क्या मैं आपको लिटिल ट्रेजर से कह सकती हूँ कि वह डिनर के लिए मेरा इंतजार न करे? एक झटके के साथ लू टिंगजियाओ ने अपना जवाब भेज दिया था और वह भी एक ध्वनि संदेश था। निंगशी ने वॉइस मैसेज पर टैप किया और लू टिंगजियाओ की ठंडी लेकिन देखभाल करने वाली आवाज फोन से सुनाई दी। ठीक है, मजे करो। निंग जियोशी, जियांग मुये ने उसका नाम भयावह रूप से बताया। क्या तुम अंधे तो हो ही रहे हो? तुम्हारे कान भी बहरे हो रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे चाचा तुमसे बात करते समय जो लहजा इस्तेमाल करते हैं वह थोड़ा अजीब है? जियांग मुये, क्या तुम पिटाई के लिए तड़प रहे हो? जियांग मुये ने दृढ़ता से कुछ और न कहने का निश्चय किया। हे निंग शियाओशी, बस तुम इंतजार करो। आज रात तक मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कोई ठोस सबूत जरूर ढूंढ लूंगा। बेहतर होगा कि तुम इस पर यकीन करो। ग्रैंड पल होटल में इस डिनर के लिए लगभग पूरी टीम इकट्ठा हो चुकी थी। यहाँ तक कि निंग जुएलुओ और दूसरे कलाकार, जिनके आज कोई सीन फिल्माने का काम नहीं था, भी जल्दी जल्दी आ गए थे। सभी ने जियांग मुये का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और निजी भोजन कक्ष का माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद एमी ने अचानक अपना वाइन ग्लास उठाया और खड़ी हो गई। निंगशी, पिछली बार मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं ये टोस्ट तुम्हें समर्पित करती हूँ, इसे मेरी माफी और धन्यवाद समझो। एमी जी, आप बहुत विनम्र हो रही हैं। निंगशी ने अपने गिलास में बची हुई शराब पीकर टोस्ट वापस कर दिया। सभी ने सहमति में जयकारे लगाए और उसके बाद उनमें से कई ने निंगशी के लिए टोस्ट भी किया। निंगशी ने किसी भी टोस्ट को मना नहीं किया और शराब पीकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। निंगशी को क्रू के साथ इतनी अच्छी तरह से घुलते मिलते देख निंग जुएलुओ ने एक संतुष्ट मुस्कान दी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा जूनियर उस तरह का व्यक्ति नहीं था। जब रात्रि भोज समाप्त होने वाला था, एक दुबली पतली आकृति ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। अया, युवा मास्टर सू यहाँ हैं। यान गेज, तुम यहाँ क्यों हो?
नए आगंतुक को देखकर निंग जुएलुओ ने तुरंत हर्षित आश्चर्य के भाव के साथ उसका स्वागत किया। कोने में नशे में धुत जियांग मुये की नींद खुल गई। उसकी निगाहें मशाल की तरह दरवाजे पर खड़े सफेद सूट पहने उस आदमी को घूर रही थीं जो एक परिष्कृत आभा बिखेर रहा था। सु यान, वह सु यान था, वह एकमात्र आदमी जिसके बारे में अफवाह थी कि निंगशी उससे प्यार करती थी। एक आदर्श प्रेमी की तरह सु यान हमेशा ऐसे मौकों पर सामने आ जाता था जब निंग जुएलुओ को सहारे की जरूरत होती थी। इस समय निंग जुएलुओ उसकी बाहों में लिपटा हुआ था और उसने गर्मजोशी से सबका अभिवादन किया। मैं यहाँ कुछ दोस्तों के साथ खाना खा रहा था और जुएलुओ से सुना कि तुम सब भी यहाँ थे। जो भी खाना चाहो ऑर्डर करो, ये डिनर मेरे लिए खास होगा। सब लोग एक साथ चिल्लाए। वाह, युवा मास्टर सु बहुत अमीर हैं। ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा शिक्षक निंग के इशारे पर चल रहे हैं। तो फिर हम विनम्र नहीं रहेंगे। तभी कोने से ठंडी खर्राटों की आवाज आई। यह मेरा स्वागत भोज है, तुम मुझे दावत क्यों दे रहे हो? इस भोज का खर्च मैं उठा रहा हूँ। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि वह निंग कसी की किसी अन्य पूर्व प्रेमिका से मिल रहा था। लेकिन जब सु यान प्रकट हुआ तो जियांग मुये ने स्पष्ट शत्रुता प्रदर्शित की। पुरुष हमेशा ही दूसरे पुरुषों की शत्रुता के प्रति संवेदनशील होते हैं। सु यान ने शुरू से ही जियांग मुये के अपने प्रति अमित रवैये को भांप लिया था। हालांकि उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी और उसने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, चूंकि यह मिस्टर जियांग का स्वागत भोज है तो हकीकत में मिस्टर जियांग को इसका भुगतान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो इस बार भी हम ही इसका आनंद लेते हैं। इसे अपने मेजबानों के तौर पर हमारा आतिथ्य ही समझो। निंग जुएलुओ ने समर्थन किया। कैसी मेहमान नवाजी, वो तो राजधानी में ही पैदा हुआ और पला बड़ा था, है ना? ऐसे मेजबान की जरूरत ही क्या थी? जिंग मुये नशे का बहाना बनाकर गुस्सा करने ही वाला था कि तभी निंग शी ने पीछे से उसका कंधा दबाया और उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम पागल हो गए हो? एक आदमी है जिसके पास सामान्य बुद्धि से ज्यादा पैसा है, क्यों न उसका इस्तेमाल किया जाए? उसे ही पैसे देने दो। जब जियांग मुये ने ये सुना तो उसका चेहरा और भी भद्दा हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसके पक्ष में नहीं बोल रही हो? वह तुम्हारा पूर्व प्रेमी है। निंग शी ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम भी मेरे पूर्व प्रेमी नहीं हो? अध्याय 119। एक ही दिन जन्मे छोटी निंगशी, बात मत बदलो। जियांग मुये की बात सुनते ही उसका दिल और भी दुखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हारा पूर्व प्रेमी कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हारी बचपन की प्रेमिका यान गेज से कैसे तुलना कर सकता हूँ? तुमने तो उसे सपनों में भी पुकारा था। निंगशी ने बेबसी से कहा, ठीक है, मैं बात नहीं बदलने वाली। क्या तुम इस तरह का बवाल मचाकर सबके सामने मेरे और सु यान के रिश्ते को उजागर करना चाह रही हो? यह आदमी कब बड़ा होगा और थोड़ा और परिपक्व होगा? जियांग मुये अंततः चुप हो गया। यदि आप इस रात्रिभोज का भुगतान करना चाहते हैं तो जैसा चाहें वैसा करें। अंत में जियांग मुये ने आधे मन से जवाब दिया। जब सु यान ने निंगशी को जियांग मुये के कानों में फुसफुसाते देखा तो उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। क्या उसे गलतफहमी हो गई थी? उसे लग रहा था कि निंगशी और जियांग मुये का रिश्ता सिर्फ सहकर्मियों से कहीं बढ़कर था। सु यान को खोए हुए भाव से निंग कसी की ओर देखते हुए देखकर निंग जुएलुओ ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी बांह हिलाई और फिर कोमलता से कहा, यान गेज, क्या तुम वह लाए जो मैंने तुमसे कहा था? सु यान को होश आया। मैंने किया। इतना कहकर उसने निमंत्रण कार्डों का एक ढेर उसे थमा दिया और फिर सबको बताया, कल जुएलुओ का जन्मदिन है। मुझे उम्मीद है कि कल उसके जन्मदिन के भोज में सभी शामिल हो पाएंगे। कल टीचर निंग का जन्मदिन है, हमें अवश्य जाना होगा। शिक्षक निंग का जन्मदिन भोज एक उच्च श्रेणी का आयोजन होना चाहिए। हम सभी को स्वयं जाकर इसे देखना चाहिए। निंग जुएलुओ ने एक एक करके निमंत्रण पत्र बांटते हुए एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। जब निंग शी की बारी आई तो वह उसे खास तौर पर याद दिलाना नहीं भूली, जूनियर तुम्हें आना ही होगा। ठीक है। निंग शी समय समय पर अपना वाइन ग्लास घुमाती और बिना किसी भाव के उसमें मौजूद साफ लाल वाइन को देखती रहती। जब जियांग मुये की बारी आई तो उसने हिलने की भी जहमत नहीं उठाई। आपको मुझे एक देने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर निंग जुएलुओ के चेहरे पर थोड़ी कठोरता आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी प्यारी सी मुस्कान लौट आई। उसने चिंता से पूछा, क्या तुम कल व्यस्त हो? मुये, क्या तुम इसे किसी और दिन के लिए टाल सकते हो? मुझे सच में उम्मीद है कि तुम आ पाओगे। प्लीज प्लीज प्लीज। उसने पहले ही अपने कुछ करीबी दोस्तों से, जो जियांग मुये के प्रशंसक थे, वादा कर लिया था कि वह उसे अपनी पार्टी में अवश्य शामिल करेगी। अधिकांश पुरुष किसी खूबसूरत महिला से इस तरह का अनुरोध करने पर उसे अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। हालांकि जियांग मुये को इससे कोई सरोकार नहीं था। उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी और वह अधीर होकर बोला, मैं इसे टाल नहीं सकता। कल मेरे दोस्त का जन्मदिन भी है। इतना कहकर उसने निंग शी की ओर देखा। निंग शी ने शराब की कुछ चुस्कियां लीं और चुप रही। अरे क्या इत्तेफाक है, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन भी मेरे जन्मदिन वाले ही दिन है। वो तुम्हारे लिए बहुत खास दोस्त होगा, है ना? फिर कितनी शर्म की बात है। अगर तुम्हारे दोस्त की जन्मदिन की पार्टी जल्दी खत्म हो जाती है तो तुम मेरी पार्टी में कभी भी आ सकते हो। हमारी पार्टी रात भर चलेगी। निंग जुएलुओ ने दयालु और विचारशील होने का नाटक करते हुए कहा। अरे वाह, वो जियांग मुये को बुला ही नहीं पाई। क्या इससे उसे अपने इतने सारे करीबी दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा? जियांग मुये का वह दोस्त कौन था? वह न सिर्फ उसी दिन पैदा हुआ था, बल्कि इतना महत्वपूर्ण भी था कि जियांग मुये ने इतने सारे लोगों के सामने उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। एक मिनट रुकिए, एक ही दिन जन्मे। निंग जुएलुओ ने अनिर्णित संदेह के साथ निंग शी की ओर एक नजर डाली।
उसे अचानक याद आया कि निंगशी का जन्म भी उसी दिन हुआ था और इसलिए उसका जन्मदिन भी कल ही है। जियांग मुये ने जिस मित्र का उल्लेख किया था वह निंगशी तो नहीं हो सकती, है ना? इस पल उसे अचानक कुछ याद आया। वांग ताइहे ने बताया था कि आखिरी मिनट में निवेशक लू जिंगली थी और उसके पिता ने उसे बताया था कि निवेशक ने निर्देशक से कहा था कि निंग कसी को दूसरी नायिका ही रहना होगा। गोल्डन एज एंटरटेनमेंट की लू जिंगली निंग कसी को दूसरी नायिका बनाने पर इतनी अड़ी क्यों थी? यदि उसका अनुमान सही था कि निंग शी और जियांग मुये का रिश्ता महज सहकर्मियों से आगे तक गया था, तो जियांग मुये ने गोल्डन एज में अपने अधिकारियों से निंग शी के लिए अच्छी बातें कही होंगी। अगर चीजें उस तरह होती तो सब कुछ समझ में आता। यह निंग शी, क्या वह जियांग मुये को बहका सकती थी? अध्याय 120, एक शानदार मौत। सू यान के जाने के बाद जियांग मुये ने निंग शी को तिरछी नजरों से देखते हुए ठंडी सांस ली। तो क्या वह सच्चा प्यार था जिसने तुम्हें उस समय इतना कष्ट दिया था? सचमुच तुम्हारी आंखों में जरूर कोई खराबी है। निंग शी ने धीरे से उस पर नजरें घुमाईं। मुझे लगता है तुम्हारी आंखों में कुछ गड़बड़ है। सू यान जैसा कोई भी व्यक्ति 10 में से कम 9 अंक तो ला ही सकता है। ठीक है। ये सुनकर जियांग मुये भड़क उठा। क्या बकवास है, वह 9 अंक कैसे बना सकता है? निंग शी ने तथ्यात्मक लहजे में कहा, सिर्फ इस बात पर कि वो एक ऐसा इंसान है जिससे मैं पहले भी प्यार करती रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि वो बेकार है तो क्या ये मेरे ही मुंह पर तमाचा नहीं होगा? खैर, मेरे व्यक्तिपरक नजरिए को छोड़ दें तो एक वस्तुनिष्ठ नजरिए से आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो 9 पॉइंट्स के लायक है। हालांकि सू यान का रूप आपके जैसा नहीं है जहां आप एक नजर से लोगों को अंधा भी कर सकते हैं। वह अपने स्वभाव के मामले में जीतता है। वह गर्म और परिष्कृत प्रकार का है। अगर वह एक परी कथा में होता तो वह एक राजकुमार होता। अगर वह एक प्राचीन कहानी में होता तो वह एक सुंदर सज्जन होता। ओह, एक शुद्ध सज्जन जिसकी कोई बराबरी नहीं है। मूल रूप से वह उस प्रकार का है जिसे मैं अपनी किशोरावस्था के दिनों में सबसे ज्यादा पसंद करता था, ऐसा जिस पर मैं पहली नजर में फिदा हो जाता था। जियांग मुये के दिल की आग और भी तेज हो गई जैसे जैसे वह सुनता रहा। धिक्कार है, छोटी निंगशी, क्या अब भी तुम्हारे मन में उसके लिए भावनाएं हैं? तुम तो उसकी खूब तारीफ कर रही हो। निंगशी ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं रही, वरना मैं तुम्हारे सामने उसकी तारीफ इतने निष्पक्ष लहजे में कैसे कर सकती थी? तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है। इसके अलावा जिसका वह वर्णन कर रही थी वह केवल उसकी यादों में रहने वाला सू यान था, जीवंत और परिपूर्ण किशोर लड़का, वर्तमान सू यान नहीं। कभी कभी ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यादें इतनी परिपूर्ण लगती थीं कि वास्तविकता उनकी तुलना में और भी क्रूर लगती थी। जियांग मुये को अपना गुस्सा दबाने में काफी वक्त लगा। उसने धीमी दबी आवाज में पूछा, तो फिर आप मुझे कितने पॉइंट देंगे? निंग शी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। जियांग मुये की चिंतित निगाहों के नीचे उसने जवाब दिया, 9.9 पॉइंट। सिर्फ तुम्हारे चेहरे के हिसाब से तुम्हें इतने पॉइंट मिलते हैं। ये सुनकर जियांग मुये का गुस्सा शांत हो गया। उसने अपना चेहरा छुआ और उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। बिल्कुल, मैं अपनी कमाई के लिए अपने चेहरे पर निर्भर हूँ, लेकिन तुमने मेरे पॉइंट्स में से 0.1 क्यों काट लिए? निंग शी ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। क्या तुम्हें पूछने की जरूरत भी है? बेशक मैंने इसे तुम्हारी कम बुद्धि के कारण ही उतारा है। जियांग मुये, भूल जाओ। ये देखकर कि उसने उसे 9.9 अंक दिए हैं वह उससे बहस करना बंद कर देगा। चमकते चेहरे के भाव के साथ जियांग मुये खुद को दूसरा सवाल पूछने से नहीं रोक पाया। तो फिर लू टिंगजियाओ के बारे में क्या? आप उसे कितने अंक देंगे? इस समय आपके दिल में वह किस तरह का आदमी है? ओह, लू टिंगजियाओ। निंग शी के लिए इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल था। काफी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार जवाब दिया, मैं उस महान राक्षस राजा के बारे में राय बनाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर आप उसके प्रकार की बात कर रहे हैं तो वह ऐसा है जिसे आप दूर से देख सकते हैं, लेकिन उसे कभी छुआ या उसके साथ खेला नहीं जा सकता। ऊपर से तो वह शांत समुद्र जैसा दिखता है, लेकिन पानी की गहराई में क्या छिपा है ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। इस तरह का आदमी अथाह होता है। अगर तुम बिना सोचे समझे बहुत गहरे में गोता लगाओगे तो तुम उसकी गहराई में डूब जाओगे। ये सुनकर जियांग मुये का चेहरा और भी गर्म हो गया। कम से कम तुममें अभी भी कुछ समझदारी तो बची है। लेकिन, निंग शी ने खुद से कहा। लेकिन क्या? जियांग मुये ने उत्सुकता से पूछा। निंग शी ने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और मुस्कुराई। लेकिन अगर मैं इतने शानदार तरीके से मरी तो भूत बनना भी उचित होगा। छोटी निंग कसी, हा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। इतना परेशान मत हो। जियांग मुये गुस्से से लगभग मरते मरते बचा। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा शराब पीकर सच बोल रही हो। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि लू टिंगजियाओ के प्रति तुम्हारे कुछ इरादे थे। क्या तुम उसके साथ सोने की सोच रही हो? अध्याय 121, गलती से अमीरों की पार्टी में घुस गए। क्या पूरे देश में कोई ऐसी महिला है जो लू टिंगजियाओ के साथ सोना नहीं चाहती? निंग शी ने जवाब में पूछा। ठीक है, पूरे देश की हर महिला मेरे साथ सोना चाहती है, लेकिन तुमने कभी मेरे साथ सोने के बारे में नहीं सोचा। जियांग मुये ने अचानक कहा। निंग शी का स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया और उसने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं पहले कभी तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती थी? जियांग मुये स्तब्ध रह गया। उसके तुरंत बाद उसके कान लाल हो गए। अगले ही पल निंग शी के मुंह से एक दबी हुई हंसी निकल गई। जियांग मुये को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह तुरंत अपमानित होकर गुस्से से भर गया। निंग शी, तुम रुको, मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। यदि उसे कमरे में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान न होता तो वह पहले ही उससे झगड़ा शुरू कर चुका होता।
जब निंगशी ने देखा कि उसने आखिरकार उसे नाराज कर दिया है तो उसने जल्दी से अलविदा कहा और बाथरूम का उपयोग करने के लिए भाग गई। अरे आज रात उसने सचमुच बहुत ज्यादा पी ली थी। जब भी वो ज्यादा पीती थी तो लोगों को चिढ़ाना उसे बहुत पसंद था और उसे खास तौर पर उस बेवकूफ जियांग मुये से पंगा लेने में मजा आता था। अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के बाद निंगशी लड़खड़ाते हुए उसी दिशा में वापस लौटी जहां से वह आई थी। होटल के गलियारे हर तरफ टेढ़े मेढ़े थे। उसे कमरा ढूंढने में लगभग आधा दिन लग गया। हालांकि जब उसने दरवाजा खोला तो वह दंग रह गई। कमरा अजनबियों से भरा था और यह स्पष्ट रूप से उस कमरे से कहीं ज्यादा बड़ा और आलीशान था जिसमें कलाकार और क्रू मौजूद थे। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कमरा धन दौलत से चमक रहा था। माफ करना, मुझे गलत कमरा मिल गया है। निंगशी ने माफी मांगी और जाने ही वाली थी कि अचानक एक मोटा चिकना हाथ उसकी कलाई पर आ गया। फिर शराब की तेज गंध वाला एक मुंह उसके चेहरे को छूने ही वाला था। अरे ये खोया हुआ छोटा मेमना कहाँ से आ गया? अब जब तुम यहाँ आए हो तो ये किस्मत ही होगी। क्यों न यहीं रुककर हमारे साथ कुछ पी लो। जो आदमी उसका हाथ पकड़े हुए था और छोड़ने को तैयार नहीं था, उसकी उम्र लगभग 40-50 साल लग रही थी। उसका शरीर मोटा था और उसके गाल लाल हो गए थे। उसकी आंखें वासना से भरी हुई थीं और वह उसे ऐसे घूर रहा था मानो उसने कुछ पहना ही न हो। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और आखिरकार उसकी छाती पर रुक गया। कमरा तुरंत शोरगुल से भर गया। निंगशी का पहला मन तो कंधे पर हाथ फेरने का हुआ, लेकिन जब उसने अनजाने में कमरे में नजर दौड़ाई तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि इस कमरे में कई जाने पहचाने चेहरे थे जो अक्सर वित्तीय पत्रिकाओं में छपते थे। दोबारा देखने पर पता चला कि राजधानी के 10 सबसे अमीर लोगों में से आधे इसी कमरे में थे। ऐसा होने की संभावना लगभग वैसी ही थी जैसे कि किसी हिजड़े का सुबह की सभा के बीच में गलती से सिंहासन कक्ष में घुस आना, और यह उतनी ही भयावह थी। संक्षेप में, इस कमरे में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। इसलिए निंगशी ने हिंसा से मामले को सुलझाने का अपना विचार तुरंत त्याग दिया। ऐसा लग रहा था कि आज रात वो इतनी आसानी से नहीं बच पाएगी। ऐसा तभी हुआ जब वो नशे में थी और उसका सिर घूम रहा था। आओ 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 सुंदरी, जल्दी से अंदर आओ। वह मोटा आदमी उसे कमरे में खींचता रहा, साथ ही वह उसके शरीर के हर हिस्से का मजा लेना नहीं भूला। काफी मशक्कत के बाद निंगशी ने किसी तरह उस मोटे आदमी का हाथ छुड़ाया और विनम्रता से कहा, माफ करना साहब, मैं सचमुच गलत कमरे में आ गई थी। मेरे दोस्त अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब मोटे ने ये सुना तो वह तुरंत भड़क उठा, साली छिनाल, तू जानबूझकर गलत कमरे में घुस आई है। तू मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही है? तुझे अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुझमें दिलचस्पी ली। निंगशी मन ही मन कोसने लगी। राजधानी के 10 सबसे अमीर लोगों में शुमार किसी का ऐसा चरित्र। उसने उस मोटे आदमी को उस सूची में 10वें नंबर पर पहचान लिया। वह क्राउन रियल एस्टेट के बोर्ड का अध्यक्ष था, जू शियांगचिंग। वह एक बेहद कामुक आदमी था। वह बोल ही रहा था कि उस मोटे आदमी ने उसे फिर से खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। ये देखकर कि वह उसे सीधे सोफे पर खींचने की कोशिश कर रहा है, निंगशी भागने का कोई रास्ता सोचने में ही लगी थी कि अचानक उसे अपने कंधे पर एक भारीपन महसूस हुआ। एक बेहद ठंडी और जानी पहचानी आभा, मानो किसी हिमनद से आई हो, उसके पीछे प्रकट हुई और उसे कसकर अपने में समेट लिया। कुछ ही देर बाद उसके कंधे पर पड़े कोमल मगर शक्तिशाली बल ने उसे एक कदम पीछे खींच लिया। अगले ही पल वह एक मजबूत और गर्मजोशी भरे आलिंगन में लिपट गई। अध्याय 122, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। अरे सीओ लू। जू शियांगचिंग अभी अभी निंगशी को लगातार परेशान कर रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर तुरंत ही भाव आ गए। हालांकि उसने जल्दी से चापलूसी वाला रवैया अपनाया। क्या सीओ लू को भी यह लड़की पसंद आ गई है? खैर, जब बात ही ऐसी है तो प्लीज आगे बढ़ो। कमरे में मौजूद हर कोई जो ये दृश्य देख रहा था हैरान था। ये कैसी स्थिति थी? लू टिंगजियाओ जब भी किसी सामाजिक समारोह में जाता था तो वह एक ठंडे और उदासीन अकेले भेड़िए जैसा होता था और स्त्री आकर्षण के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोधी था। लेकिन आज उसे असल में एक ऐसी महिला में दिलचस्पी थी जो नशे में धुत होकर गलत कमरे में घुस आई थी। लू टिंगजियाओ ने उनकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज कर दिया। उस समय उसका ध्यान सिर्फ एक व्यक्ति पर था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उस लड़की की ओर देखा जो उसके आलिंगन में झूल रही थी। क्या हुआ लू? निंगशी ने गलती से उसे सीधे नाम से संबोधित करने से पहले ही खुद को संभाल लिया। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं गलत कमरे में चली गई। कमरे की रोशनी काफी कम थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि लू टिंगजियाओ भी यहाँ है। बियर के समुद्र के बीच लू टिंगजियाओ की उपस्थिति ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी। तुम लोग किस कमरे में हो? मैं तुम्हें वहां ले आता हूँ। लू टिंगजियाओ ने पीछे खड़े लोगों के मिले जुले भावों पर नजर डालने की जहमत भी नहीं उठाई। इसके बजाय वह सीधे निंगशी को बाहर ले गया। अभी अभी वह आंखें बंद करके आराम कर रहा था। उसने कमरे में ठहाकों की आवाज सुनी थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। निंगशी की जानी पहचानी आवाज सुनने के बाद ही उसने आंखें खोलीं और देखा कि जू शियांगचिंग उसे खींच रहा था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना रहा था। उसी क्षण उसे अचानक उस आदमी का हाथ काट देने की इच्छा हुई। हालांकि वह उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने दुर्भावनापूर्ण काले विचारों को दबा दिया और उसके पास गया। एक अजनबी होने का नाटक करते हुए उसे उसकी दुविधा से बाहर निकालने में मदद की। कमरे से बाहर निकलने के बाद निंगशी आखिरकार निश्चिंत हो पाए। लू टिंगजियाओ, शुक्रिया। अगर तुम न होती तो शायद आज रात मैं मुसीबत में पड़ जाती। अगर उस व्यक्ति पर शब्दों का असर न होता तो उसे मजबूरन मारपीट का सहारा लेना पड़ता।
मुसीबत में पड़ने में क्या हर्ज है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी हर मुसीबत को सुलझाने में मदद करने के लिए। अगर भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें दोबारा किसी का फायदा उठाने की इजाजत नहीं है। लू टिंगजियाओ ने गंभीर भाव से उसे उपदेश दिया। निंगशी हंसी और आह भरते हुए बोली, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई मेरा साथ दे रहा है। जब लिटिल ट्रेजर को उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी और लू घर छोड़ने का समय आ जाएगा तो क्या वह और लू टिंगजियाओ अजनबी हो जाएंगे? किसी कारण से उस विचार ने उसे उदासी का एहसास कराया। लू टिंगजियाओ ने लड़की के बालों में हाथ फेरा। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। निंगशी ने अपने दिमाग में चल रहे निश्चित विचारों को दूर भगाया। मैं अब ठीक हूँ, मैं अकेले वापस जा सकती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने आप ठीक हो जाओगी? लू टिंगजियाओ बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं दिखी। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। निंगशी ने हाथ हिलाते हुए पीछे की ओर चलते हुए कहा। लू टिंगजियाओ को पहले से पता था कि उसका दल यहाँ रात्रि भोज के लिए आएगा। यही कारण था कि उसने उन लोगों का इस उबाऊ पार्टी का निमंत्रण पहले ही स्वीकार कर लिया था। बेशक वह ये भी जानता था कि निंगशी किस कमरे में है, इसलिए जब उसने निंगशी को गलत दिशा में जाते देखा तो लू टिंगजियाओ ने बेबसी से आह भरी। कुछ ही कदम चलकर वह उसके पास पहुंचा। छोड़ो, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम्हारा कमरा नंबर क्या है? ओह, यह 801 है। 801 इस दिशा में नहीं है। लू टिंगजियाओ ने उसे संभाला और सही दिशा में निर्देशित किया। लू टिंगजियाओ तब तक नहीं रुका जब तक उसे दरवाजे तक नहीं पहुंचा दिया। अंदर जाओ और इधर उधर मत भागना। अगर तुम्हें टॉयलेट जाना है तो किसी दोस्त को साथ ले आओ। अगर कोई न मिले तो जियांग मुये से पूछ लेना भी ठीक रहेगा। उफ, जियांग मुये को शौचालय तक साथ चलने के लिए कह रही हो? मैं समझ गई। मुझे व्यक्तिगत रूप से वापस लाने के लिए धन्यवाद, बिग बॉस लू। निंगशी ने हाथ बढ़ाकर दिल का निशान बनाया। लू टिंगजियाओ मुस्कुराया क्योंकि उसके मन में बचे हुए काले विचार पूरी तरह से मिट गए थे। बाद में जब तुम जाओगी तो मुझे मैसेज कर देना। चलो साथ में वापस चलते हैं। अध्याय 123। अपना दावा पेश करने के लिए एक चुंबन। निंगशी के लौटने के बाद ही जियांग मुये आखिरकार शांत हो सका। तुमने इतनी देर क्यों लगाए? मुझे तो लगा था कि तुम शौचालय में गिर गई हो। कुछ और भी बुरा हुआ? मैं भेड़ियों की मांद में गिर गई। निंगशी सोफे पर पीछे की ओर झुक गई। उसके चेहरे पर अभी भी डर के निशान थे। तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग मुये की भौहें एक साथ खींच गईं। मैं गलत कमरे में चली गई। वह कमरा शहर के बड़े बड़े लोगों से भरा था और वहाँ एक बेचारा मोटा आदमी भी था जिसने मुझे जबरदस्ती पकड़ रखा था और जाने ही नहीं दे रहा था। उसने मुझे भी अपने साथ शराब पीने पर मजबूर किया। तुमने क्या कहा? जियांग मुये के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने चिंता से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर तुम यहाँ वापस कैसे आ गईं? निंगशी ने गुनगुनाया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं बड़े लोगों के बॉस से टकरा गई। ये सुनकर जियांग मुये का चेहरा उदास हो गया। मुझे मत बताओ कि यह लू टिंगजियाओ था। निंगशी ने उंगलियां चटकाईं। बिंगो, बिल्कुल सही। बिग बॉस लू बहुत कूल थे। वो मुझे आग से बचाने के लिए बिल्कुल सही समय पर आ गए और उन्होंने मुझे खुद ही सही कमरे तक पहुंचाया। जियांग मुये, क्या लू टिंगजियाओ का IQ ज्यादा और EQ कम नहीं होना चाहिए था? क्या ये चालाक आदमी वाकई वही लू टिंगजियाओ था जिसे वह जानता था? रात्रि भोज समाप्त होने के बाद सभी ने एक एक करके अलविदा कहा। निंगशी, तुम घर कैसे जा रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भेज दूं? ये लिंगलोंग ने पूछा। शुक्रिया, ये जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त पास में है। मेरा दोस्त मुझे घर भेज देगा। तो फिर मैं पहले जा रहा हूँ। ठीक है, सड़क पर सावधान रहना। मुये, तुम कैसे हो? तुम कैसे जा रहे हो? गुओ किशेग ने पूछा। मैं अपने मैनेजर का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अगर मौसम ठीक रहा तो हम आज के सीन की शूटिंग जारी रखेंगे। क्या यह अजीब नहीं था कि आज बारिश और ओले पड़े? गुओ किशेग ने उदास होकर बुदबुदाया। जैसे ही चालक दल एक एक करके चला गया, केवल निंगशी और जियांग मुये ही प्रवेश द्वार पर रह गए। ऊब और नशे में धुत निंगशी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। वह अपनी पीठ के बल सुनहरे खंभे से टिकी हुई थी। उसकी आंखें आधी झुकी हुई थीं, मानो वह कोई मरा हुआ कुत्ता हो। जियांग मुये ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मिंग, ये जल्द ही आ रही है। अपने दोस्त का इंतजार मत करो, बस मेरे साथ वापस चलो। 1 मिनट रुको, मुझे मत बताना कि तुम किसका इंतजार कर रही हो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सूट पहने एक आदमी होटल की लॉबी से बाहर निकला। चांदनी रात में उसके स्थिर कदम उसे निंगशी के पास ले गए, जो उस समय ऊँग रही थी। उसकी आवाज गर्मी की रात की हवा जैसी लग रही थी। निंगशी। निंगशी ने धुंधली सी आंखें खोलीं। लू टिंगजियाओ। उसके सामने खड़ा आदमी पहले ही उसका सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। जैसे ही उसकी नजर उसकी आंखों के सामने पड़ी, वह एक तरफ गिर पड़ी और उसकी आखिरी चेतना भी चली गई। ये स्थिति देखकर जियांग मुये स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह उसे सहारा दे पाता, कोई और वहां पहुंच चुका था। लड़की सुरक्षित रूप से उसकी बाहों में गिर पड़ी। लू टिंगजियाओ ने लड़की के बिखरे बालों को गर्मजोशी से देखा और फिर उसका दूसरा हाथ उसके घुटनों के नीचे पहुंच गया और उसने उसे आसानी से उठा लिया। उसी समय एक काले रंग की मेबैक कार चुपचाप प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। चालक तेजी से उतरा और कार का दरवाजा खुला रखा। ये देखकर कि लू टिंगजियाओ उसके साथ ऐसे पेश आ रहा है जैसे उसका कोई वजूद ही न हो और वह निंगशी को कार में बिठाने ही वाला था, जियांग मुये आखिरकार अपने आवेग को और रोक नहीं सका। उसने जल्दी से अपने फोन का साउंड रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू किया और पीछे से चिल्लाया, अंकल। लू टिंगजियाओ के कदम रुक गए।
उसने बस थोड़ा सा पीछे मुड़कर उससे नजरें मिलाईं, मानो पूछ रहा हो कि क्या कोई बात है। जियांग मुये ने दांत पीस लिए। क्या उसे पूछना भी जरूरी था कि समस्या क्या है? क्या वह ऐसा सहज भाव नहीं दिखा सकता था? निंग क्षी के प्रति तुम्हारे क्या इरादे हैं? जियांग मुये ने सीधे उसकी ओर देखा और सीधे सीधे बोला। ये सुनकर लू टिंगजियाओ ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर अपनी बाहों में शांति से सो रही लड़की की ओर देखा, निंग क्षी की ओर। हाँ, क्या तुम्हें निंग क्षी के प्रति तुम्हारा रवैया अजीब नहीं लगता? क्या ये बहुत अस्पष्ट नहीं है? जियांग मुये ने उस आदमी के जोरदार दबाव को झेला और बोलना जारी रखा। साथ ही उसने फोन को कसकर पकड़ रखा था और उस आदमी के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लू टिंगजियाओ ने अपने सामने खड़े युवक को उदासीनता से देखा। मुझे लगता है मैंने अपने इरादे काफी स्पष्ट कर दिए हैं। अगर तुम अब भी नहीं समझे तो। अगले ही पल जियांग मुये की पुतलियां अचानक से उड़ गईं। उसके सामने खड़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बल्कि अपना सिर नीचे कर लिया और अपने होंठों से लड़की के होंठों को हल्के से छू लिया। 3 सेकंड बाद वह आदमी गहरी तड़प और स्नेह से भरा भाव लिए हुए वहां से चला गया। जाने से पहले उसकी ठंडी निगाहें पीछे खड़े स्तब्ध युवक की ओर उठीं। अब साफ है। अध्याय 124। मेरी मूर्खता का कोई इलाज नहीं। वोलारे नॉवेल्स पर हिडन मैरिज पढ़कर अनुवादक का समर्थन करें। रात काफी हो चुकी थी। प्लेटिनम पैलेस नम 6। एक गोरा लड़का अपने बिस्तर पर लौट रहा था। लानत है, लानत है, लानत है, लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। लेई मिंग उसके सामने सोफे पर बैठ गया। बेबस भाव से उसने जम्हाई लेते हुए कहा, तुमने 250वीं बार गाली दे दी। आज रात क्या हुआ? जियांग मुये की आंखों में तुरंत एक कठोर चमक उभर आई। यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे कुत्ते भी रोशनी में थोड़े खूंखार लग रहे थे। मुझसे 250 का जिक्र मत करो। मैं तो 250 का जीता जागता हूँ। वो छोटी निंग क्षी सही कह रही थी कि उसने वो 0.1 अंक मेरे आईक्यू की वजह से काटा था। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मैं इतना मूर्ख हूँ कि मेरी मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। रिकॉर्डर चालू करने का क्या फायदा था? मैंने उसे चुपके से फिल्म क्यों नहीं बनाया? क्यों क्यों क्यों? लेई मिंग के मुंह का कोना पसीने से तर हो गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मुये क्यों पागल हो गया था। हालांकि एक बात उसकी समझ में आ रही थी। हर बार जब मुये इस तरह पागल होता था तो इसका कुछ न कुछ संबंध निंग क्षी से होता था। मुये, क्या तुम निंग क्षी के साथ फिर से मिलने की कोशिश कर रहे हो? जियांग मुये मानो पत्थर बन गया हो। उसने जोर से खर्राटे लिए और फिर बोला, उस कमीनी के साथ दोबारा जुड़ने के लिए मुझे पागल होना पड़ेगा। उसने जो किया है उसकी वजह से मुझे आज भी रातों में बुरे सपने आते हैं। लेई मिंग ने जियांग मुये को अवाक होकर देखा। वो इस समय बिल्कुल एक ठुकराई हुई गृहिणी जैसा लग रहा था। साफ था कि मुये उसे पसंद करता था, पर वो अब भी इनकार कर रहा था। दरअसल उसे हमेशा से शक था कि जब जियांग मुये और निंग क्षी साथ थे तो जियांग मुये को सचमुच निंग क्षी से प्यार हो गया था। वरना सच्चाई का पता चलने पर उसे इतना गुस्सा क्यों आता? जहाँ तक निंग क्षी के प्रति उसकी भावनाओं की बात है तो शायद इसकी वजह प्यार और नफरत के बीच एक महीन रेखा थी। लेकिन हो सकता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं इसलिए भी हों क्योंकि वह उसे पा नहीं सका। जियांग मुये अभी भी इधर उधर करवटें बदल रहा था। तभी उसके बिस्तर के पास रखे फोन की घंटी बजी। जियांग मुये इसका जवाब देने के मूड में नहीं थे, इसलिए अंततः लेई मिंग ने अपना फोन उठाया और उस पर नजर डाली। आपके पिता ने फोन किया था। मेरे पिताजी? जियांग मुये तुरंत उठ बैठा। चूंकि वह मनोरंजन जगत में आ गया था इसलिए उसके बुजुर्ग पति उससे इतना झगड़ते थे कि वे दुश्मन जैसे हो गए थे। अब वह उसे बुलाने की पहल क्यों करेगा? जैसे ही उसने तुरंत फोन उठाया उसके दिल में बेचैनी दौड़ गई। चूंकि उनकी आखिरी बातचीत को बहुत समय हो गया था और उसके दिल में अभी भी एक रंजिश थी, इसलिए जियांग मुये ने अपने पिता का अभिवादन भी नहीं किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अध्यक्ष जियांग, आपको इतनी रात को मुझे फोन करने का क्या काम है? फोन के दूसरी तरफ से एक बेबस आह निकली। उस आदमी ने बेहद थके हुए स्वर में कहा, मुये, बस घर आ जाओ, कंपनी डूबने वाली है। जियांग मुये के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। तुम्हारा क्या मतलब था कि कंपनी बंद होने वाली है? क्या हुआ? कंपनी में एक जासूस था और एचएन के साथ हमारे सहयोग में कुछ गड़बड़ हो गई। इस समय मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। क्या तुम में सचमुच इतना साहस है कि उस कंपनी को, जिसे पिताजी ने अपनी जिंदगी में बनाया है, एक ही दिन में बर्बाद होते देख सको? जियांग टिंगुआंग मानो गिड़गिड़ा रहा था। जियांग मुये का हाथ उसके फोन पर कस गया। मैं मनोरंजन उद्योग से रिटायर नहीं होऊंगा। मैंने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारी कंपनी संभालने के लिए कभी वापस नहीं आऊंगा। मुये, मैं तुमसे मनोरंजन उद्योग से संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कंपनी संभालने के बारे में जो चाहो करो। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम वापस आकर मेरी मदद करने के लिए कुछ समय निकाल सको। जियांग मुये एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ मनाने पर ही मान जाता था, जबरदस्ती पर नहीं। ये पहली बार था जब उसके बुजुर्ग पति उससे इस तरह बात कर रहे थे, क्योंकि घर पर तो वह हमेशा से ही एक तानाशाह की तरह पेश आता था। वह अपने बुजुर्ग पति को इस तरह पेश आते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने तुरंत मना तो नहीं किया, लेकिन वह अपने मन की बात कहते हुए बोला, मैं पिछले कुछ समय से बहुत व्यस्त रहा हूँ, जरा सोच तो लो। जियांग मुये के फोन रखते ही लेई मिंग ने तुरंत चिंता से कहा, तुम्हारे पिताजी की कंपनी में कुछ गड़बड़ है। पारिवारिक मामले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं तुम्हारे काम के शेड्यूल को व्यवस्थित करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। टीएल नोट 250 इक्वल्स चीनी इंटरनेट स्लैंग में बेवकूफ। मुझे आशा है कि शब्दों का खेल आप तक पहुंच गया होगा। अध्याय 125
छोटा बन गुस्से में है। जियांग मुये को सिरदर्द हो रहा था, लेकिन उन फिल्मों का क्या होगा जिनकी शूटिंग मैं अभी भी बीच में कर रहा हूँ और जो मुझे यह नहीं बताती कि मुझे उन्हें रद्द करना होगा। लेई मिंग ने अपना विश्लेषण बताने से पहले एक पल के लिए मन ही मन बुदबुदाया, जरूरी नहीं। लैंड अंडर हेवन प्राचीन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म है, इसलिए इसमें कई बड़े दृश्य होंगे। पूरी फिल्म को फिल्माने में भी लंबा समय लगेगा। मैं निर्देशक से बातचीत करके आपके सभी दृश्यों को अंत तक शूट करवा सकता हूँ और इस अवधि में होने वाले किसी भी संभावित नुकसान की जिम्मेदारी हम लेंगे। मुझे यकीन है कि गुओ किशेंग इस बात पर सहमत हो जाएंगे। जियांग मुये ने झुंझलाहट में अपना सिर खुजलाया, लगता है हम बस यही कर सकते हैं। धिक्कार है, आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। एचएन के साथ वो सहयोग पक्का हो जाना चाहिए था, तो कुछ भी गड़बड़ हो ही नहीं सकती थी। गर्मी के बीच में एक किसिंग सीन की शूटिंग के दौरान भी इसकी तारीफ हुई थी। जितना ज्यादा वो बोलता गया, उतना ही उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। आखिरकार जियांग मुये ने अपने गद्दे पर मुक्का मारा। छी, लू टिंगजियाओ, तुम बहुत बेशर्म नहीं हो। लू निवास में पिताजी को नशे में धुत आंटी शियाओ शी को घर लाते देख लिटिल ट्रेजर के चेहरे पर धिक्कार और आरोप की भावना थी। लू टिंगजियाओ ने निंग शी को बिस्तर पर लिटा दिया, इससे पहले कि उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ती। उसने भौहें चढ़ाते हुए समझाया, मैंने उसे शराब नहीं पिलाई थी। लिटिल ट्रेजर के चेहरे पर अभी भी तिरस्कार और आरोप का भाव था। लू टिंगजियाओ असहाय थी। ठीक है, यह अभी भी मेरी गलती थी कि मैंने उसकी उचित देखभाल नहीं की। पापा का ईमानदार रवैया देखकर लिटिल ट्रेजर ने आखिरकार अपनी उदास नजरें हटा लीं। वह बाथरूम की तरफ दौड़ा और कुछ ही पलों में एक गर्म तौलिया लेकर बाहर आ गया। उसने अपने जूते उतारे, एक झटके में बिस्तर पर चढ़ गया। फिर निंग शी के पास घुटनों के बल बैठकर उसका चेहरा पोंछा। जब उसका चेहरा पोंछ चुका तो वह उसके हाथ पोंछने लगा। लिटिल ट्रेजर बेहद ध्यानमग्न और गंभीर लग रहा था। अपने बेटे को एक पुत्रवत बच्चे की तरह व्यवहार करते देख लू टिंगजियाओ को खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही उसे आहें भरने का भी मन हुआ। लिटिल ट्रेजर के अपने पिता के रूप में भी उन्हें ऐसा व्यवहार कभी नहीं मिला था। ओह, मेरा सिर दुख रहा है। निंग शी की दर्द भरी कराह सुनकर छोटे बन का दिल पसीज गया। वह जल्दी से झुककर निंग शी के सिर का दर्द दूर करने की कोशिश करने लगा। लू टिंगजियाओ की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारी आंटी शियाओ शी का काम है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम हो तो तुम उन्हें समझा सकते हो कि अब से कम शराब पीने की पूरी कोशिश करो। वो तुम्हारी बात मानती हैं। ये सुनकर नन्हा खरगोश बहुत खुश हुआ। चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह इस बेहद महत्वपूर्ण मिशन को स्वीकार कर रहा है। अगली सुबह जागने पर निंग शी ने देखा कि छोटा सा बन उसके बिस्तर के पास झुका हुआ है। उसके चेहरे पर गंभीर भाव हैं। वह बेहद दुखी लग रहा था। निंग शी जल्दी से उठ बैठी। उफ डार्लिंग, क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? अपने हाव भाव तो देखो, तुम बिल्कुल अपने पापा जैसी लग रही हो। ऐसा कहते हुए उसने उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी। उसे वह प्यारा लगा। छोटे बच्चे ने जल्दी से अपने पीछे से एक लेखन पैड निकाला, फिर एक एक करके पृष्ठों को पलटना शुरू कर दिया। निंग शी ने देखा कि उस छोटे से बन ने कुछ शिक्षाप्रद कॉमिक्स बनाई थीं। चित्रों और शब्दों का इस्तेमाल करके उसने एक एक करके बताया था कि शराब पीने से दिल, खून, हड्डियों, पेट, अग्न्याशय और लीवर आदि को कितना नुकसान होता है। जब उसने पन्ने पलटना समाप्त कर लिया तो छोटे बन ने उसे कड़ी निगाहों से देखा। उसका आशय स्पष्ट था। निंग शी ने हल्के से खांसते हुए कहा, उफ डार्लिंग, असल में शराब उतनी बुरी नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, आपके दिमाग की शक्ति को सक्रिय कर सकती है और यहाँ तक कि आपके वजन को भी नियंत्रित कर सकती है। निंग शी अपनी उंगलियां ऊपर उठाकर गिनती करने लगी। हालांकि वह जानती थी कि नन्हा खरगोश सिर्फ उसकी चिंता करता है, फिर भी वह बच्चे से कोई वादा किए बिना उसे पूरा नहीं कर सकती थी। अपने काम में वह शराब पीने से कैसे बच सकती थी? ये सुनते ही छोटे बन की काली आंखें गुस्से और निराशा से भर गईं। वह सिर घुमाकर कमरे से बाहर भाग गया। अरे मत जाओ, निंग शी ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया।